हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहली बात बता दूं आप लोग को, जो कि है आप लोग का डिमांड आज पूरा हो गया। दोस्तों कंटिन्यूअस कमेंट आप लोग कर रहे थे कि सर प्रॉब्लम सेट के लेक्चर वीडियोस कब आएंगे। तो यार ऑब्वियसली मैंने एक दिन दो दिन पहले ही ऑफिशियल लॉन्चिंग किया था कि यार आप लोगों को प्रॉब्लम सेट के वीडियोस मिलेंगे मैथ्स के, बोथ मैथ्स पार्ट 1 एंड मैथ्स पार्ट 2 10th स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूं। और वही एक्सरसाइज जो साइंस का होता है उसके भी कुछ क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उसके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन हम लोग कुछ वीडियोस बना के आप लोग को देंगे। तो उसके लिए तैयार हो जाना। बाकी और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, तो धीरे धीरे से बहुत सारी चीजें आने वाली है, तो उसके लिए भी एकदम माइंड को प्रिपेयर कर लेना। टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x - 6y = 3। मतलब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि आपको टेबल को कंप्लीट करना है ताकि ग्राफ को ड्रॉ किया जा सके, लेकिन ग्राफ को ड्रॉ करने बोला नहीं, सिर्फ आपको बोल रहा है कंप्लीट द टेबल। तो इसमें आप देखोगे x और y के वैल्यू और x और y के कोऑर्डिनेट्स, इसमें x का वैल्यू दिया हुआ है, ये y का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें इन शॉर्ट क्या करना है कि इस इक्वेशन का यूज करके जो बाकी खाली बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको उसमें वैल्यू पुट ऑन करना है। तो चलो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है वो इक्वेशन 2x - 6y = 3। ठीक है। अब पहले केस में आप देखोगे तो x का वैल्यू उन्होंने दे रखा है -5। तो अगर मैं x के जगह पे -5 डालूं इसकी कंडीशन में क्या क्या डालूंगा मैं, x का वैल्यू व्हेन x = -5। मैंने क्या डाला, x के जगह पे -5 डाला। तो 2x के जगह पे -5 - 6y = 3। इसको सॉल्व कर रहे थे अगर हम लोग, ठीक है सॉल्व करो। क्या हो जाएगा, -10 - 6y = 3। मतलब ये -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, मतलब 13 हो जाएगा। तो -6y = 13। देयरफॉर y विल बी इक्वल टू -13/6। तो आपका वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया -13/6। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x का वैल्यू जब -5 है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -13/6। ये आपका आंसर आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, x का वैल्यू -5 है और y का वैल्यू क्या है, -13/6। तो ये आपका आ गया कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ गया, सिंपल था। बस जो चीज दिया हुआ है उसके जगह पे उसका वैल्यू डालो और सॉल्व कर लो। ये हो गया पहला कंडीशन। ठीक है, पहला कंडीशन। अब दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है, यही सेम इक्वेशन है। ठीक है ना, यही सेम इक्वेशन है। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, 2x - 6y = 3। यही इक्वेशन लेंगे ना फिर से। अब इसमें बोल रहा है कि y का जो वैल्यू है, सॉरी माफ करना, हाँ इसमें y का जो वैल्यू है वो 0 है। देखो ध्यान से, x के कोऑर्डिनेट खाली है, x के जगह पे बॉक्स खाली है, y के जगह पे 0 दिया हुआ है। मतलब यहां पे y के जगह पे क्या डालना पड़ेगा, 0 डालना पड़ेगा। तो ये 2x वैसे का वैसे ही, ठीक है 2x वैसी का वैसी हो गया। ये -6 y के जगह पे 0 = 3। तो क्या हो जाएगा, 2x - 6 × 0 0 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 2x = 3। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 3/2। आपका आंसर क्या आ गया, x का वैल्यू 3/2 आ गया। मतलब हमारा y जब 0 था तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 3/2 है, y का वैल्यू 0 है। दिस इज योर कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी था अब मुझे बताओ। इसको देख के आप क्या मतलब बोलते हो, क्या जज करते हो, ये खुद ही मुझे बता दो कितना इजी है। इक्वेशन जो दिए हुए, जो हमें दो इक्वेशंस दिए हुए, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। मतलब इन शॉर्ट x और y के वैल्यू निकालने हैं हमें, लेकिन इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, यानी विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। ये ग्राफ आपको दिख रहा है, आपको ऐसे ग्राफ पेपर मिलेगा या फिर डायरेक्टली आप अपने बुक में भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो ग्राफ है इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, चीजों को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब भी ग्राफिकल इक्वेशन आता है, हमने जब पढ़ाया था आपको, तो आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं ना, दो डब्बे बनाते हैं। क्योंकि दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। हम दो डब्बे बनाएंगे और डब्बे के हेल्प से हम पहली बात तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे अलग अलग कंडीशन में, और उसके बाद यहां पे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसमें उसका लाइनिंग ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान देना, अगर आपको नहीं याद आ जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं चीजों को। सबसे पहला इक्वेशन, ये इक्वेशन लेंगे जो कि है 2x + 3y = 12। ये हमारा इक्वेशन ले लिया और इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे। ठीक है, फटाफट से मैं क्या करता हूं, एक बॉक्स जो है मैं बना देता हूं। देखो अभी ध्यान से देखना, ये बॉक्स में क्रिएट कैसे करता हूं। ठीक है, ये एक बॉक्स रहेगा। अब ये बॉक्स में चीजें क्या रहेगी फटाफट से, ठीक है, एक आपका x रहेगा, एक आपका y रहेगा और एक आपका x और y रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ज्यादा से ज्यादा आप 3 कोऑर्डिनेट्स बनाओगे, कुछ लोग 4 बनाते, 5 बनाते, उतना जरूरी नहीं है, मिनिमम 3 बनाओगे तो ज्यादा बेटर है। आपका जो लाइन है वो बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो चीजें अंदर लिखते हैं फटाफट से। लिखता हूं मैं यहाँ पे x y और ये x, y। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, x का वैल्यू अपने हिसाब से मानेंगे, कुछ भी मान सकते हो आप, लाइक बहुत बड़ा नंबर मत मानो, लेकिन नॉर्मली 0 -1 -2 से लेके 3-4 इंटीजर्स के रेंज में आप नंबर्स को एज्यूम कर सकते हो और फिर वो डाल के आपका y कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं। देखो ये जो चीज है ये रफ है,
ठीक है, पुट x इज इक्वल टू, अगर मैं क्या मानू, x इज इक्वल टू 1 मानता हूं, यहां पे मैं क्या करता हूं, 1 नहीं, चलो 0 ही मानता हूं। अगर मैंने x के जगह पे 0 मान लिया तो क्या हो जाएगा बताओ, देखो यहां पे अगर मैंने इस x के जगह पे 0 मान लिया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, यानी कि y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/3, यानी y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। मतलब जब आप x 0 मानोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। तो x 0 माना तो y का वैल्यू क्या मिला आपको, 4 मिला। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 0,4। ठीक है, बहुत सिंपल। ओके, अब एक और चीज है कि यहां पे एक और मुझे वैल्यू चाहिए। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, x का वैल्यू 1 मान के देखता हूं। ठीक है, x का वैल्यू अगर मैं 1 मानूंगा, ठीक है, यहां पे मैंने क्या माना, x का वैल्यू 1 माना, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, माइनस हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10/3 हो जाएगा। तो ये पॉइंट में आ रहा है तो मैं वो वैल्यू नहीं लेता हूं। ठीक है, मैं यहां पे क्या करता हूं, -1 लेने की कोशिश करता हूं। अगर -1 लूंगा तो ये हो जाएगा -2, ये भी प्रॉपर नहीं आ रहा है। मतलब देखो आपके ऊपर है, अगर आप पॉइंट में लेना चाहते हो तो कोई मतलब ऐसा परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा बेटर होता है। तो यहां पे ना x का वैल्यू आपको जो चाहिए आप मान सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 मान के देखा, -1 मान के देखा, तो यहाँ पे प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है 10/3 वैसा। तो अगर आपको वो जमेगा तो आप ले सकते हो, क्योंकि 10/3 मतलब क्या होता है, 3.33 समथिंग उसका वैल्यू आता है। तो 3.33 आप कहां ड्रॉ करोगे, लगभग 3.4 के आसपास ड्रॉ करोगे। तो आपको अगर वैसा जमता है तो नो प्रॉब्लम, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इक्वेशन या फिर वो जो आंसर है वो गलत है, लेकिन हमें एक्यूरेसी चाहिए ना। तो एक्यूरेसी के लिए हम और कुछ मान सकते हैं, जैसे हमने 0 माना। अब समझ लो x इज इक्वल टू, मैं क्या मानता हूं, 3 मानता हूं। x के जगह पे मैंने क्या माना, x के जगह पे अगर मैंने 3 माना तो यहाँ पे क्या डालो, x के जगह पे 3 डाला तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 12 माइनस 6 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 2। तो x जब 3 डालोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2। x का जब वैल्यू 3 डालोगे, डाल के देखो ना, x का वैल्यू 3 डालो, ये 6 हो गया, 12 के पास जाएगा तो 12 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब 6 बचा, 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2। तो y का वैल्यू 2 आ गया, मतलब ये आपका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 3,2। ठीक है, वैसे आप दूसरा कुछ डाल सकते हो। अगर x के जगह पे मैं -3 डालू, x के जगह पे -3 डालू तो ये हो जाएगा -6। x के जगह पे मैंने क्या डाला, -3 डाला, x के जगह पे -3 डालूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -6 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। देखो ये चीज रफ में कर रहा हूं, ये चीज आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। वैसे आप जानते हो कि ये चीज रफ में ही करना होता है, या फिर साइड में आपका जो क्वेश्चन है उसी के साइड में कहीं पे लिख के रखो और उसको रफ वर्क ऐसा दिखाओगे तो एग्जामिनर को भी समझ में आएगा, यानी कि जो टीचर है चेक करने वाला उसको भी समझ में आएगा कि आपने किया हुआ है। लेकिन मैं ये रफली कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ऑलरेडी आप जानते हो ये सब चीज मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो -6 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, -6 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 18 हो गया, तो y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18/3, मतलब y इज इक्वल टू 6। तो आपने x का वैल्यू -3 डाला तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -3,6, -3,6 आ गया। मतलब ये हमारे क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ये आप मत मिटाना, आप लोग मत मिटाना, ये मैं मिटा रहा हूं। क्यों मिटा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास स्पेस, मतलब स्पेस तो मैं यूज कर सकता हूं, 20 स्लाइड का ऑप्शन है, लेकिन मैं ये रफ वर्क क्यों बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को पता चले। तो ये चीज आपको पता चल गया होगा कि जब मैंने x0 डाला तो y4 मिला, तो इस प्रकार से मुझे तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए। ये किसका मिला, मुझे सिर्फ एक इक्वेशन का मिला। अब मैं एक और इक्वेशन बचा है हमारे पास, उसका वैल्यू भी लूंगा यहाँ पे। तो मैं दूसरा इक्वेशन लेने जा रहा हूं। दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, सेकंड इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, अब मैं सेकंड इक्वेशन लेने जा रहा हूं। सेकंड इक्वेशन है मेरा इसमें x माइनस y इज इक्वल टू 1। अब इसके लिए भी मेरा क्या बनेगा दोस्तों, बॉक्स बनेगा। तो मैं बॉक्स बना देता हूं फटाफट से, क्या बना देता हूं, बॉक्स बना देता हूं। बना दिया बॉक्स, इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो डाल दो फटाफट से। देखो ये ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन करने में टाइम लगता है। ठीक है, ग्राफिकल जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, इसको करने में हमें टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोग को। तो जो भी है इसमें वैल्यू डालते हैं, चलो फटाफट से। ठीक है, ये x y x, y। ठीक है, अब चलो इसमें वैल्यू डालते हैं। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन अगर आप देखोगे, इसमें अगर x का वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो ये x 0 हो गया, माइनस y इज इक्वल टू 1 बचा, मतलब y इज इक्वल टू क्या बचेगा, -1। तो ये क्या हो जाएगा, 0, -1। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट आ गया। x का वैल्यू 1 डालता हूं, अगर देखो x का वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 को उधर भेजूंगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो मतलब x का वैल्यू 1 डाला तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1,0। समझ में आ रहा है ये चीज। अब x का वैल्यू अगर मैं -1 डालता हूं, x का वैल्यू अगर मैं -1 डाल रहा हूं, देखो ध्यान से, x का वैल्यू -1 डालूंगा तो -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 1 + 1 2, तो y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा -1, -2। समझ में आया, मतलब मैंने कैलकुलेशन दिमाग से ही कर लिया, हवे में कर लिया, लेकिन आप लोग उसको करके दिखाओगे। एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि आपने खुद से किया है, ये पूरा डब्बा जो है छापा नहीं है आपने। ये सब चीजें बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, जब मैं सॉल्व कर रहा था, ये जब पूरा चैप्टर जब मैंने पढ़ाया, तो आप उसके वीडियो देखोगे तो हमने प्रॉपर पढ़ाया हुआ है। प्रॉपर मतलब
स्टेप बाय स्टेप हर रफ वर्क को भी लिख के दिखाया हुआ है। लेकिन ये रफ वर्क आप समझ जाओगे क्योंकि आप अभी स्मार्ट हो, प्रॉब्लम सेट देख रहे हो अगर, मतलब कहीं ना कहीं आपने हमारे इस पहला चैप्टर को पढ़ाई किया होगा। नहीं पढ़ा है तो हमारे लेक्चर वीडियोस प्रेजेंट है, व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ाया था, डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाया था, मतलब दो बार पढ़ा के अवेलेबल है, आपको पता चल जाएगा। अब असली खेल शुरू होता है, या फिर ग्राफिकल मेथड की हम बात करते हैं तो ग्राफ बनाना जरूरी है। तो ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले हम लोग, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए एक्सिस, तो मैं क्या करता हूं फटाफट से ना एक्सिस को ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना। अब यहां पे और लगभग पहले ना आप हमेशा ना एक कोऑर्डिनेट्स के ऊपर नजर डाल देना। कोऑर्डिनेट्स में सबसे बड़ा नंबर 6 है, मतलब पॉजिटिव में 6 होना चाहिए, ठीक है। y में 6 है, मतलब ऊपर जाएगा 6, और नीचे में माइनस में 3 है सबसे बड़ा। कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे आराम से दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, कोऑर्डिनेट्स दिख रहा है आपको, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये विजिबल होगा। मैं एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ, ये ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्या बन गए, एक्सिस बन गए। क्या बन गया, ये आपका एक्स एक्सिस है पॉजिटिव में, ये आपका वाई एक्सिस है, ये अगेन आपका एक्स एक्सिस है नेगेटिव में, ये आपका वाई एक्सिस है नेगेटिव में, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसमें कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इसके इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे नंबरिंग कर दो, -1 -2 -3 -4 -5 एंड ये -6। टोटल मैंने 6 दे दिया। अब ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव 1 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 जैसा आपको देना है, जितना आपको जाना है आप दे सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। 5 6 7 यहां तक चला गया। अगेन नीचे आपका क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, तो ये आपका हो गया -1, ये आपका हो गया -2 -3 -4, ठीक है। अब ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मतलब जो दोनों डब्बे आपने बनाए हुए हैं वो डब्बे को प्लांट करना है, मतलब उसके लाइन खींचने और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पहले डब्बे के ऊपर नजर डालेंगे। पहला डब्बा आप देखो ध्यान से, पहले डब्बे में पहला है 0,4। ये देखो कोऑर्डिनेट्स देखना खाली, ये जो एक्स वाई है ये देखना, इसका भी एक्स वाई देखना। तो पहला लाइन बनाना है, मतलब इस इक्वेशन का लाइन बनाना है, ठीक है। इसका क्या है, पहला 0,4, 0,4 किधर आएगा, x0 y4, मतलब यहां पे आएगा आपका 0,4। यह आ गया आपका 0,4, लिखना है तो लिख सकते हो। ये क्या है आपके लिए 0,4, ये आपका 0,4 हो गया। अगला है 3,2, मतलब x का 3 y का 2, तो 3,2 ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 3,2, ठीक है। 3 और 2, और ये है -3 और 6। -3 किधर आता है, देखो ये -3, ठीक है। ये x का -3 और 6 किधर आता है, यहां पे आता है, ठीक है। दैट इज नथिंग बट दिस पॉइंट, ये आपका क्या है -3,6। समझ में आ गया। अब आपने ये तीनों 1 2 तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया। अब ये तीनों पॉइंट्स को आपस में एक लाइन के थ्रू जोड़ देना है, बस और कुछ नहीं। तो एक लाइन ले लो, ये तीनों को आपस में जोड़ दो, ये लाइन से ये लाइन जोड़ दो। देखो कितना इजीली बन रहा है, ये परफेक्ट बन रहा है, मतलब कोई मिस्टेक नहीं हो रही है। इसको थोड़ा लंबा खींच देना यहां से, आपने स्केल की हेल्प से थोड़ा यहां से लंबा और थोड़ा यहां से लंबा खींच देना। अब इसको कुछ करना नहीं है, एरो बना देना है इस प्रकार से, मतलब ये आपका लाइन जैसा दिखना चाहिए। और ये किस इक्वेशन का कोऑर्डिनेट आपने बनाया है, ये इक्वेशन। तो 2x + 3y = 12 का आपने लाइन बनाया, तो कहीं पे भी लिख दो। तो 2x + 3y = क्या है वो 12 है ना, ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन बन गया। तो ये आपका क्या बन गया, ये लाइन जो है ये किसका लाइन है, ये इस वाले इक्वेशन का लाइन है। इस प्रकार से बना दिया आपने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगला वाला डब्बा। अगला डब्बा ये है। अब अगले डब्बे के कोऑर्डिनेट्स ये है, तो इसको आप बना लो। इसके लिए मैं कुछ अलग कलर चूज करता हूं। क्या चूज करूं बताओ, क्या अच्छा लगेगा इसके ऊपर, ब्लू अच्छा लगेगा, ट्राई करते हैं चलो, ठीक है। अब देखो ये पहला कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 0,-1। 0,-1 किधर रहेगा, x0 और -1 ये, तो 0,-1 ये रहा। ये क्या है आपके लिए 0,-1, ठीक है चलो ओके। अब अगला है आपका 1,0। 1,0 मतलब x1 और y0, मतलब ये 1,0। इसका नाम क्या है 1,0, लिख दिया आपने, ठीक है। अगला है -1, -2। -1 ये वाला -1 और -2 मतलब नीचे वाला, तो ये आपका -1, -2। ये क्या है -1, -2। ये आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपने ये तीनों ब्लू लाइन दिख रहा है क्या, मैं देख रहा हूं यहाँ पे, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये तीनों ब्लू लाइन जो है, मतलब जो डॉट्स आपने बनाए हैं, ये इस वाले इसके है। अब इसको आप एक लाइन से जोड़ दो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ये तीनों को एक लाइन से जोड़ दूंगा, थोड़ा लंबा खींच लूंगा यहां तक मैंने लंबा खींच दिया, और इसको भी सेम यहाँ पे थोड़ा सा मैं लंबा खींच दूंगा। अब इसको कुछ नहीं, आप एरो बना दो, मतलब ये लाइन जैसा दिखना चाहिए। ये जो लाइन बना है वो कौन से इक्वेशन का बना है, x - y = 1 का। तो यहाँ पे लिख दो कि ये क्या है, x - y = 1 का लाइन है, ठीक है। अब जो वैल्यू हमें निकालना है, अगर आप हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, जो वैल्यू हमें निकालना है, तो वैल्यू कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये और ये हमारा ग्राफ जो है वो बन गया। हमारा ग्राफ जो है वो क्या है दोस्तों, बन गया। अब एक ग्राफ बनने के बाद हम यहाँ पे क्या सोचेंगे कि ये जो दोनों लाइन है
वो दोनों लाइन कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है हमारे लिए कि ये कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है वो इस तरफ यहां पे इसके आसपास इंटरसेक्ट हो रहे, मतलब ये 3 और 2 के आसपास, तो मतलब कहीं ना कहीं 3 और 2 के आसपास इंटरसेक्ट हो रहे। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा, अगर आप देखोगे, मतलब हमें इन शॉर्ट क्या निकालना है, सॉल्व करना है इसको ग्राफिकली, मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं आंसर मेरा क्या आएगा 3,2। मतलब देखो थोड़ा बहुत हिल गया है, मेरा बनाने के टाइम थोड़ा सा हिल गया है, तो लगभग ये 3,2 पे ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3,2। तो दिस विल बी योर आंसर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, जहां पे भी दोनों लाइन आपस में मीट हो रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मेरा ये वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज 3,2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3,2, मतलब एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। यहां से कोई परेशानी आप लोग को, कोई भी परेशानी आप लोग को नहीं हो रही होगी, उम्मीद कर रहा हूं। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। करेक्ट, करेक्ट है दोस्तों, कोई परेशानी, कोई परेशानी यहां तक। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मतलब आप देख सकते हो कि ग्राफिकल मेथड कितना इजी होता है और इतना इजी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। करेक्ट, ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, दिस इज द क्वेश्चन। यहां पे अगेन 2 इक्वेशन दिए होंगे और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मतलब सेकंड क्वेश्चन भी था तो, लेकिन वो थोड़ा इजी कैटेगरी है, इसके लिए हम उसके लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम से बड़ा है। तो कुछ कुछ तो एग्जांपल हम होमवर्क देंगे आप लोग को, ठीक है, 1-2 एग्जांपल देंगे, लेकिन ज्यादातर हम क्वेश्चंस 90% चीजें आपको सॉल्व कराएंगे। तो ये थर्ड एग्जांपल पे आया हूं। थर्ड एग्जांपल ध्यान से देखना, सेम एक इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, इसको हम लोग को ग्राफिकल सॉल्व करना है। लेकिन ये इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये इक्वल टू के फॉर्मेट में नहीं दिया, तो इसको पहले फॉर्मेट में बना लो। ये क्या है दोस्तों, 5x माइनस 6y, ये प्लस 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, वैसे दूसरा इक्वेशन देखो, ये 5x है प्लस 4y है, ये माइनस 20 इक्वल के वो साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा। तो ये आपका 2 इक्वेशन बन गए। अब ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो पहला इक्वेशन कंसीडर करते हैं, दिस वन। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व मतलब कैसा, आपको डब्बा बनाना है, मतलब इन शॉर्ट आपको क्या करना है, आपका कोऑर्डिनेट्स को बनाना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो ध्यान देना, अभी ध्यान दो इसको, बहुत इजीली तरीके से ध्यान देना। बहुत इजी होता है ये सब एग्जांपल, दिखने में थोड़ा सा टफ आपको लगेगा, टफ इन द सेंस कैसा टफ, लेंथी वाला टफ, बाकी सब चीज आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा, कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहां पे देखो, ये x होगा, ये y होगा, ये x, y होगा। अब सबसे पहले यहां पे मैं क्या प्लॉट कर सकता हूं बताओ, जो भी आपको मन करे। मैं x इज इक्वल टू 0 ले लेता हूं। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो अगर मैं इस x के जगह पे क्या लूंगा, 0 लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया पूरा। माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल, 6y इज इक्वल टू 30, तो y इज इक्वल टू 30/6, मतलब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो x जब 0 माना तो y का वैल्यू 5 आ गया, मतलब 0,5 विल बी योर कोऑर्डिनेट। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। अब और क्या मान सकता हूं, यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे मैं मान लेता हूं। ठीक है, x का वैल्यू मैं मान लेता हूं, लेट्स सपोज 1 मानता हूं। अगर x का वैल्यू अगर मैं 1 मान लूं तो ये क्या हो जाएगा 5 उधर जाएगा, तो माइनस 30 और माइनस 5, माइनस 35 हो जाएगा, माइनस 35/6। तो ये लगभग जो आपका 5.9 के आसपास वैल्यू आएगा। तो देखो आपको अगर वैल्यू ऐसा लेना है तो आप ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि हम हमेशा एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं, मतलब पॉइंट ना आए तो ज्यादा बेटर फील होता है। लेकिन देखा जाए तो अगर कुछ ऑप्शन ना समझ में आए, मतलब आपको, क्योंकि इसमें हमको क्या करना है, एजम्पशन के बेस पे लेना होता है कि इसमें हम लोग को x का वैल्यू कुछ डाला और उसके हेल्प से हम लोग को y का वैल्यू मिला, यही होता है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप x का वैल्यू को अगर कुछ डालते हो तो y का वैल्यू जो होता है वो पॉइंट में आता है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो उसको ले सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो रॉन्ग हो जाएगा, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में बताया। तो अगर आप चाहो तो इसको ले सकते हो। तो अगर मैंने x का वैल्यू 1 डालूंगा यहाँ पे, तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, ये x मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। 5 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30 और ये उधर जाएगा माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 35/6 हो जाएगा। ठीक है, 35/6 मतलब इसका वैल्यू कम से कम कितना आएगा, 6 5 30 पॉइंट 5 बचा 50, 6 8 जा 48, मतलब 5.88 समथिंग कुछ वैल्यू आएगा, 5.83 समथिंग वैल्यू आएगा। तो 5.83 मतलब क्या है, लगभग 6 से थोड़ा सा कम लेना है आपको, मतलब जो ग्राफ बनेगा आपका वो 6 से थोड़ा सा कम पे हम रखेंगे। तो अगर आपको लेना है तो लो, नहीं तो फिर क्या कर सकते हो आप दूसरे वैल्यू पे ट्राई करो। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे दूसरा वैल्यू ट्राई करता हूं। हम x इज इक्वल टू 1 नहीं लेंगे, पहला x इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब दूसरा वैल्यू में क्या करता हूं, x इज इक्वल टू लेट सपोज मैं लेता हूं क्या ले बताओ, x इज इक्वल टू 6 लेता हूं। x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू 6 लेता हूं। x इज इक्वल टू 6 मैंने लिया तो क्या हो जाएगा, देखो 6 जब लूंगा तो 6 5 क्या होता है 30 होता है। 30 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30, ये 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे,
देखो -6y इज इक्वल टू -30, और ये भी 30 उधर जाएगा तो -30 -30 -30 -60 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसल, 6y इज इक्वल टू 60, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 बहुत बड़ा होता है, 10 का वैल्यू जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। मतलब यार ग्राफ में हमारा 10 आएगा क्या, देखो लेने के लिए तो आप ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। और ये देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। इसमें क्या होता है ना कि वैल्यू बड़े बड़े आते हैं, तो अगर आपको लेना है क्योंकि आपका ग्राफ तो बड़ा बना सकते हो आप, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। एक्स का वैल्यू जब मैंने 6 लिया तो वाई का वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है दोस्तों, 10 मिल रहा है, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, तो क्या मिल गया मुझे, एक्स का वैल्यू 6 जब मैंने लिया तो वाई का वैल्यू मुझे 10 मिल गया। अब एक और चीज मुझे लेना है, तो मैं क्या लेता हूं, x इज इक्वल टू इस बार ना -6 लेता हूं। x इज इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूं इस बार -6 लिया, तो होता है क्या, चलो देखते हैं। अगर x का वैल्यू -6 लोगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय -6 कितना हो जाएगा, -30, -6y इज इक्वल टू -30। ठीक है, अब ये -30 इधर भी है, -30 इधर भी है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसल। ठीक है, तो -6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है बराबर, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब जब आपने x का वैल्यू -6 लिया तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब कोऑर्डिनेट क्या बन गया, ये 6,10। ठीक है, ये क्या बन गया -6, ठीक है। इस प्रकार से आपने 3 कोऑर्डिनेट निकाल दिए। इसको रफ कर दो, मतलब मैं रफ कर रहा हूं लेकिन आप लोग अपना जो रफ है उसको संभाल के रखना, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर उस बेसिस पे भी मार्क्स दे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप रफ वर्क दिखाते नहीं हो ना, तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला होता है पेपर, उसको क्या लगता है कि आपने कहीं पे छाप के लिखा है। ठीक है, तो वो उसको फीलिंग नहीं आना चाहिए। आप रफ वर्क जो भी है ना वो उधर पे कोने में साइड में कहीं लाइन खींच के ना आपके पेपर के साइड में दिखा दो, ताकि यार आप लोग का मार्क्स मिल जाए आपका। ठीक है, चलो अब ये चीज हो गया आप लोग का, ध्यान देना। अब मेरा दूसरा इक्वेशन पे नजर डालो, क्या है ये, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें मुझे क्या करना है दोस्तों, हमारा डब्बा बनाना है। चलो डब्बा बना दूंगा मैं फटाफट से। देखो आप देख सकते हो टाइम लग रहा है, इस इक्वेशंस को सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, और जाहिर सी बात है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा आंसर यानी ग्राफ जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, चलो ओके, अब इसमें वैल्यू पुट ऑन करते हैं फटाफट से, x y x, y। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट ऑन करो फटाफट से। चलो अब देखो, अगर यहां पे मैं x का वैल्यू, यहां पे मैं क्या डालता हूं, 0 डालता हूं। अगर मान लो मैंने x का वैल्यू 0 डाला तो ये 0 हो गया। 4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20/4, y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 0 तो y इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाएगा 0,5। ये इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो मैं थोड़ा सा ना दिमाग से काम कर रहा हूं, तो आपको भी दिमाग से काम कर रहा है, लेकिन आप लोग रफ कर सकते हो, रफ वर्क आराम से उसमें दिखा सकते हो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे नहीं दिखा रहे, कोई बात नहीं। x का वैल्यू अगर मैं 1 डाल लूं, मान लो x का वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूं तो क्या होगा, 5 1 5 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा, 20 - 5 15 हो जाएगा। 4y इज इक्वल टू 15, मतलब y डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो हम लोग x इज इक्वल टू 1 नहीं लेंगे। ठीक है, और -1 भी नहीं ले सकते। और x का वैल्यू अगर मैं यहां पे लेता हूं, समझ लो, देखो पूरा सोचना पड़ता है यहाँ पे। देखो x का वैल्यू क्या ले सकते हो यहाँ पे, अगर मैं x का वैल्यू लेता हूं 2 तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, x का वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा तो ये हो जाएगा 5 2 10, 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 - 10 इज 10। 4y इज इक्वल टू 10, मतलब डिवाइड नहीं कर पा रहा है अगेन, तो दिमाग खराब हो रहा है। तो यहां पे मेरे को लेना पड़ेगा x इज इक्वल टू 4। क्यों मैं 4 ले रहा हूं, क्योंकि 5 4 जा होगा 20, तो x इज इक्वल टू अगर मैं 4 ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, x की जगह पे 4 ले रहा हूं ना, तो 5 4 जा क्या हो गया 20 हो गया, 20 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये 20 कैंसिल, 4y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू जब मैंने 4 लिया तो y का वैल्यू क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान देना, y का वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो रहा है, 4,0 मेरा कोऑर्डिनेट बन गया। ठीक है, अब एक और चीज निकालना है मुझे, तीसरे के लिए मैं क्या करता हूं, अगेन x इज इक्वल टू -4 पुट करता हूं। x इज इक्वल टू क्या पुट किया मैंने, -4 पुट किया, तो -4 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा -20 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब ये -20 20 के पास जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -20 प्लस मतलब -20 उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा, 20 + 20 इज 40, तो 4y इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 40/4 यानी 10। तो जब मैंने x का वैल्यू -4 डाला तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। बहुत जबरदस्त, y का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों, y का वैल्यू आ रहा है 10, यानी कि ये हो जाएगा आपका -4, 10। अब देखो इसको आपको रखना है तो रखो, नहीं तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, कैसे आया कैलकुलेशन आप जानते ही हो। ठीक है, अब मैं लूंगा यहां पे मेरा ग्राफ। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ग्राफ को मैं फटाफट से डाल देता हूं आप लोग के लिए। ठीक है, चलो हाँ ये रहा मेरा ग्राफ। अब इसको मैं पुट ऑन करता हूं। ठीक है, इतना बड़ा काफी है, ठीक है ना, इतना बड़ा काफी है। यहाँ पे इस चीज को ना, ये देखो ये थोड़ा सा ना कवर कर ले रहा है, तो पहले तो इस चीज को हम लोग इस चीज को थोड़ा सा मूव कर देते हैं, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ दो इक्वेशन को। ठीक है, समझ में आ रहा है, ताकि मैं ग्राफ को अच्छी तरीके से बड़ा दिखा सकूं। अब नजर आ रहा है ग्राफ, सबको दिख रहा है। चल
ये हो गया ग्राफ मेरा। अब ग्राफ के अंदर क्या करना है हम लोग को, हमारा जो लाइनिंग्स है उसको ड्रॉ करना है। पहले मैं ब्लैक कलर ले लेता हूं आप लोग के दिखने के हिसाब से, ठीक है। अब मुझे देखो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 10 है, ये y पे है 10, y पे 10 मतलब ऊपर की तरफ ज्यादा होना चाहिए, y 10 है। नीचे की तरफ कुछ है क्या, -4 सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है और इस तरफ 6 बड़ा नंबर दिख रहा है। तो मतलब मैं ग्राफ को इस तरह बनाऊंगा ताकि जो चीजें हैं वो इजी लगे, ठीक है। देखो यहां पे मैं ले रहा हूं इस प्रकार से लाइन, ठीक है, और यहां पे मैं इस प्रकार से लाइन खींच रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, फटाफट से एरो बना देता हूं। देखो उम्मीद कर रहा हूं, और आप लोग थोड़ा सा अगर आपको ऐसा स्लो लग रहा होगा क्योंकि स्लो जाना पड़ेगा इसमें, तो आप लोग 1.5 या फिर 1.25x की स्पीड से आप देख सकते हो। आपके हाथ में कनेक्शन है तो आप जैसा है वैसा देख सकते हो, कोई परेशानी नहीं। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे भी अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुआ, और मुझे नीचे लेना पड़ेगा, मतलब इस पूरे डब्बे को, माफ करना कहां गया, इस पूरे को, देखो ये रफ हो जा रहा है, 1 मिनट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे लाइन को हटाना पड़ेगा, इस पूरे लाइन को मुझे हटाना पड़ेगा दोस्तों। 1 सेकंड रुक जाओ, मैं मतलब और नीचे लेना पड़ेगा मुझे, और मुझे नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा 10 नहीं बन पा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। तो यहाँ पे अभी फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। दैट इज यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे ऊपर 10, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी है लिख दो फटाफट। देखो इसके लिए ना बड़े कोऑर्डिनेट्स लेने का एक डिसएडवांटेज होता है, जो बड़े बड़े कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना 10 वगैरह, देखो बहुत बड़े बड़े ग्राफ आपके बनते हैं, तो जितना छोटा कोऑर्डिनेट्स रखोगे उतना ज्यादा बेटर होगा, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि हम लोग क्या डालेंगे तो छोटा आएगा, ठीक है ना। जो भी है आप लोग अपना डिसाइड कर सकते हो। ये -1 -2 -3 -2, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से चलो कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करते हैं दोस्तों। चलो अब देखो सबसे पहला ये वाला लाइन है 0,5, 0,5 किधर दिख रहा है आपको, 0,5 मतलब x0 y5, तो ये आपका हो गया पहला कोऑर्डिनेट 0,5, लिख दो चाहिए तो 0,5, ये हो गया। सेकंड है आपका 6,10, मतलब x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 10, मतलब ये रहा, दिस इज द पॉइंट, 6 का लाइन यही है, तो 6,10 ये है आपका 6,10, समझ में आ रहा है। 6,10, अगला है -6,0, -6 मतलब ये रहा और 0 मतलब उसी पे रहेगा, सॉरी -6,0 माफ करना, तो x का वैल्यू -6 और y का वैल्यू 0 मतलब यही रहेगा, दैट इज -6,0, ये आपका क्या है -6,0। अब ये तीनों लाइन को आपस में क्या करना है, आपको जोड़ना है, तीनों पॉइंट 1 2 3 तीनों पॉइंट को आपस में क्या कर लोगे आप, जोड़ दोगे फटाफट से इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा और लंबा जाएगा तो चलेगा, जुड़ गया। यहां से भी इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच लो, इसको फटाफट से एरो मार्क कर दो, ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर चला गया मेरा वाला, ठीक है। अब इसका लाइन का नाम क्या है, 5x, ये वाले पहले लाइन का 5x - 6y = -30, तो ये क्या है 5x - 6y = -30 वाला ये लाइन है, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब दूसरा वाला फटाफट से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। थोड़ा और कलर ले लेता हूं मैं, कौन सा कलर अच्छा लगता है इस पे, जो भी है, चलो अब मैं ये वाला ब्लू लेता हूं, ब्लू लिया था, ग्रीन दिखेगा क्या इस पे, चलो चेक करते हैं ना, ग्रीन दिखेगा क्या, ग्रीन दिख रहा है क्या, नहीं ग्रीन दिखेगा ही नहीं आप लोगों को। चलो इस पे मैं क्या लेता हूं, थोड़ा ये ब्लू वाला ही लेता हूं तो शायद आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब अगला कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो ये वाला 0 और 5, तो 0,5 मतलब x0 y5, तो x0 तो लाइन पे ही रहेगा और y5 मतलब ये वाला पॉइंट, तो 0,5 मतलब यही आ गया, उसी पे आ गया, 0,5 मतलब यही वाला आ जाएगा, कोई बात नहीं। अगला है 4,0, अब एक और चीज, अगर आप समझदार हो स्मार्ट हो तो आपको आंसर पता चल गया कि क्या है, 0,5 इज द आंसर, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 0,5 0, वही आपका आंसर है, लेकिन फिर भी चलो मैं बता दूंगा। तो 0,5 ये आपका क्या है 0,5 लिखा हुआ है। अगला है 4,0, 4,0 मतलब x पे 4 y पे 0, मतलब ये हो जाएगा आपका 4,0। अगला है आपका -4,10, -4 x पे -4 किधर आता है, ये वाला x पे -4 और 10 किधर है, 10 y का 10 ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब आपको क्या करना है, ये एक पॉइंट है आपका, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तीनों को आपस में जोड़ देना है, इस तरीके से लाइन ले लो और जोड़ दो, बन गया आपका लाइन। इसको थोड़ा और लंबा जाने दो थोड़ा सा, और यहां से भी थोड़ा सा इसको लंबा जाने दो, ठीक है, समझ में आ गया। इसको एरो मार दो, यहां से भी एरो मार दो। ये वाला कौन सा लाइन है, इसका नाम क्या है, 5x + 4y = 20। समझ में आ गया।
दोनों बन गया। अब दोनों लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो देख लो, वही आपका आंसर है। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका नाम क्या है 0,5, तो आपका आंसर हो गया 0,5, यानी कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, लास्ट टाइम नहीं लिखा था ना, इस पे लिखा नहीं था, तो हाँ लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है ना, वैसे ही आ गया हमारा, दूसरे का भी आंसर आ गया। समझ में आ गया, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो क्या आप लोग कर पाओगे? हाँ मुझे पता है समय लगता है, लेकिन ग्राफिकल मेथड आता ही आता है एग्जाम में, और मुझे लगता है 3 मार्क्स आपके हाथ में है दोस्तों, 3 मार्क्स के कैटेगरी वाले क्वेश्चन में आएगा, तो आप लोग आराम से कर पाओगे। ठीक है, हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन एक ग्राफिकल वाला है, इसको भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। चलो ध्यान दो, ध्यान देना बच्चे। क्या दिया है क्वेश्चन, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। पहला इक्वेशन लेंगे, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसका डब्बा बनाओ, फटाफट से डब्बा बनाओ इसका। ठीक है, डब्बा बनाते हैं हम लोग। अब इसमें वैल्यू लिखो फटाफट से, x y x कॉमा वाई। समझ लो x का वैल्यू अब मैं क्या मानता हूं, समझ लो x का वैल्यू 0 मानता हूं, तो x 0 हो गया, 0 डालूंगा तो पूरा 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो इतना बड़ा लूंगा क्या, ले सकते हो, आपको अगर अच्छा लग रहा है बड़ा 10 तक बनाना तो आप ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं। चलो ले लेता हूं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10, मतलब क्या आ गया 0,10 आ गया। ठीक है, अब वापस से x का वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं, x का वैल्यू अगर 1 ले लूं तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 7। तो x का वैल्यू अगर मैं 1 ले रहा हूं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको अगर छोटा बनाना है तो आप छोटा ही बना लो। आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि सर हमेशा बड़ा बड़ा बता रहे हो, तो यार और छोटा करके दिखाता हूं आपको। चलो इसको मैं मिटाता हूं और मैं छोटा करके दिखाता हूं, और ये पॉसिबल है, मतलब बस उसके लिए थोड़ा दिमाग लगेगा, मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूं, तो आपको जो वैल्यू मिल रहा है ले लो चुपचाप, और बड़ा सा ग्राफ बना के खत्म कर दो। लेकिन आंसर राइट रहेगा आपका, ऐसा नहीं है कि आंसर रॉन्ग आएगा, आंसर राइट आएगा, फुल मार्क्स मिलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ग्राफ बनाने में मेरे को कंटाला आएगा, छोटा ग्राफ रहेगा ज्यादा मजा आएगा, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो आप दिमाग लगा लो, समझ लो x का वैल्यू मैंने डायरेक्टली ले लिया 3। ठीक है, x का वैल्यू अगर मैं 3 ले लूंगा, 3 3 9 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10, तो ये 9 इधर जाएगा, तो 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिल जाएगा 1, तो 3,1 आपका आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, वैसे आप x का वैल्यू यहाँ पे 2 ले लो, तो 3 2 6 हो जाएगा, 10 माइनस 6 4, यानी कि अगर आप x का वैल्यू 2 ले रहे हो तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। करेक्ट है, कैसे आ रहा है देखो ना, दिमाग लगाओ। 3 2 6 हो गया ना, यहाँ पे मैंने x का वैल्यू क्या डाला 3, 3 2 6, 6 इधर है, 10 इधर है। ठीक है, 10 इधर था, अब ये 6 इधर जाएगा, तो 10 माइनस 6 कितना बचेगा 4, तो y का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, वैसे अब x का वैल्यू आप डाल दो, मान लो क्या डालोगे 4 डाल लो, x का वैल्यू आप 4 डाल दो, x का वैल्यू क्या डाला आपने 4 डाला, तो 3 4 12 हो गया, प्लस y इज इक्वल टू 10 बराबर, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 12 हो जाएगा, मतलब -2। तो x का वैल्यू जब आप क्या डाल रहे हो 4 डाल रहे हो, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है आपको -2 आ रहा है। तो आपका ये सब कोऑर्डिनेट्स आ गए 4, -2। समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके, मिटाओ इसको। अब दूसरा बनाओ, दूसरा इक्वेशन क्या है देखो ध्यान से, दूसरा इक्वेशन दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐसे छोटे छोटे इक्वेशन होते हैं, बहुत मजा आता है करने में, क्योंकि बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसका डब्बा बनाओ फटाफट से, इसका डब्बा बनाओ, देखो ध्यान से, डब्बा बनाओ इसका। x y x कॉमा वाई। ठीक है, इसमें वैल्यू लिखते हैं हम लोग फटाफट से। चलो देखो x का वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा, चलो x का वैल्यू 0 डालता हूं, तो ये 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 2, मतलब y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, तो 0,-2 आ गया। x का वैल्यू अगर 2 डालूंगा, x का वैल्यू अगर मैं 2 डालूंगा, देखो तो 2 इधर है, 2 - 2 0 हो जाएगा, मतलब आपका वैल्यू आएगा 0, y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, ये क्या हो गया 2,0 हो गया। अब एक और कुछ वैल्यू डाल दो, आपकी मर्जी। अगर मैंने 1 डाल दिया, x के जगह पे मैंने 1 डाल दिया, ठीक है, तो 2 के पास 1 आएगा तो माइनस आएगा, 2 - 1 इज 1, तो y इज इक्वल टू -1, तो आपका आंसर आ गया 1, -1। कोऑर्डिनेट्स मिल गए, मिल गए। अब डब्बा बना लो, डब्बा मतलब आपका ग्राफ बना लो। तो हम लोग यहां से ग्राफ ले लेंगे फटाफट से, हमारे पास ग्राफ अवेलेबल है। चलो मिल गया ग्राफ। अब इसमें मैं थोड़ा सा इसको बड़ा दिखा देता हूं। हाँ, बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे कोऑर्डिनेट से, ज्यादा जरूरी नहीं है बड़ा, कोई बात नहीं, इतना बड़ा काफी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें हम लोग पुट ऑन करेंगे हमारे लाइंस को। ठीक है, फटाफट से लाइंस बना लेते हैं। यहाँ पे एक हो गया लाइन, यहाँ पे दूसरा हो गया लाइन। ठीक है, ओके चलो, ये आपका x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब इसके अंदर वैल्यू फटाफट डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, जो भी। अब इसमें फटाफट लिख दो वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे -1 -2
-3 -4 -5 -6 -7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? फटाफट जा रहा हूं मैं थोड़ा। -1 -2 -3 -4 -5। अब चलो हमारे पास सब चीज है, अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करेंगे। देखो पहला वाला इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स 3,1, 3,1 किधर आएगा, ये 3 और ये 1, 3,1, दिस इज 3,1। अगला कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,4, 2,4 किधर आएगा, ये 2 और ये 4, तो ये हो जाएगा आपका 2,4। क्या आ जाएगा, ये 2,4। अगला क्या है, 4, -2, x4 -2 किधर है, ये रहा x4 और -2, तो ये हो जाएगा 4, -2। ठीक है, अब क्या करना, लाइन लेना, ये तीनों पॉइंट को जोड़ देना है, बस जुड़ गया। ऊपर से थोड़ा नीचे एक्सटेंड कर दो, यहां से थोड़ा इसको इधर एक्सटेंड कर दो, सीधा सीधा दिखना चाहिए, सीधा लाइन दिख रहा है कि नहीं, सीधा। ये थोड़ा सा टेढ़ा, नीचे वाला थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है ना। अब ठीक है, चलो अब इसको बना दो एरो, इसको बना दो एरो। ये वाला कौन सा इक्वेशन है, 3x + y = 10, 3x + y = 10 वाला लाइन है, ये बना दिया। ठीक है, अब दूसरा मेरा क्या है, दूसरा इक्वेशन देखो यहाँ पे ध्यान से, 0, -2, दूसरे वाले का 0, -2, 0, -2 मतलब x0 है, y -2 है, तो y -2 मतलब ये 0, -2 ये रहा 0, -2, ये हो गया। अगला है 2, 0 मतलब x2 y0, 2, 0 यही हो गया 2, 0। ठीक है, अब अगला है 1, -1, तो 1, -1 ये 1 और -1 मतलब ये वाला, तो 1, -1। अब तीनों को स्केल से जोड़ देना है, जुड़ गया। इसको लंबा खींच देता हूं यहां तक, और इसको भी मैं लंबा खींच देता हूं यहां तक। ठीक है, कौन सा इक्वेशन है लिख दो वहां पे, जो भी आपको लिखना है। यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या नाम है इक्वेशन का, x - y = 2, x - y = 2, इस लाइन पे लिख दिया। दोनों इक्वेशन बन गए, मतलब दोनों लाइन बन गए आपके, दोनों कोऑर्डिनेट्स के। अब जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो आपका आंसर है। कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। क्या नाम है, 3,1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3,1 मतलब x = 3, y = 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। आ गया आंसर, कितना ईजी है, समझ में आ रहा है। जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ये वाला पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये आपका क्या है, आंसर है, दैट इज 3,1। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हमें आंसर निकालना था, जो कि हमने कर लिया। 3 क्वेश्चंस करा दिया 5 में से, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसके कुछ एग्जांपल से फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहां पे आज का लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल होता है, कई बार बताया हुआ है। चलो फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट मतलब ऐसे डब्बे में दिया रहेगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ नहीं। 4 × 7, बीच में माइनस आएगा, और 3 × 2 आ जाएगा आंसर। 4 7 28, -3 2 6, 28 - 6 is 22। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, d = ठीक है, ये क्या हो जाएगा, d मतलब डिटरमिनेंट। ठीक है, यहां पे भी अगेन d = निकालो, क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 × 1 is 5, लिख दो, बीच में माइनस, फिर ये -2 × -3। ठीक है, 5 1 = 5, -2 × -3 is, देखो 2 3 6, माइनस कैंसिल, 2 3 6 हो जाएगा, 5 - 6 = -1, तो d का वैल्यू आ गया -1। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, 3 × 4, बीच में माइनस, -1 × 1। ठीक है, 3 4 कितना होता है, 12, -1 × 1 is +1, सॉरी -1 × 1 is -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, माइनस प्लस 12 + 1 is 13, तो आपका आंसर आ गया d का, d = 13। कितना इजी था बोलो, चुटकी बजाते। ग्राफिकल मेथड को एक क्वेश्चन कराने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन चुटकी बजाते सॉल्व तो चले जाना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है दोस्तों, सॉल्व बाय क्रैमर्स मेथड। क्रैमर्स रूल कहते हैं, क्रैमर्स मेथड कहते हैं। ये है क्या, अगर आपने हमारे चैप्टर के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें एक टॉपिक था क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल हमने पढ़ाया था आप लोग के लिए, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोग को एक्स एंड वाई के वैल्यूज जो हमें निकालने होते थे, क्योंकि इसके पहले हमने ग्राफिकल मेथड भी देख लिया कि किस प्रकार ग्राफ को ड्रॉ करके हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके पहले हमने साइमल्टेनियस मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कई सारी चीजें हमने देख ली, डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं वो देख लिया। लेकिन ये जो क्रैमर्स मेथड है वो क्या है, एक बार और यहां पे बता रहा हूं। तो ये एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे, ऐसे ही और 2-3 एग्जांपल है, सभी चीज ध्यान से देखिएगा, आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन अगर आप देखोगे ध्यान से, ये पूछा है 6x - 3y = -10। तो आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशंस दिए होंगे तो सबसे पहले इसको एक जैसे बना दो। जैसे कि ये इक्वेशन है 6x - 3y = -10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। उसी के नीचे आप दूसरा इक्वेशन भी लिख दो, जो कि है 3x + 5y, 3x + 5y, और ये -8 है, ये इक्वल की उस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू +8 हो जाएगा, और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2।
इस प्रकार से आपको दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक रख देना है। उसके बाद कौन सा मेथड है, क्रैमर्स मेथड से सॉल्व करना है। तो क्रैमर्स मेथड सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ता है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या होता है, डी इज इक्वल टू एक डब्बा बन जाता है और डब्बे में क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन के बारी बारी से। तो ये 6 के बाद क्या है -3, ये 3, इसके बाद क्या है 5। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं आप जानते ही हो, दैट इज डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का 6 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, दैट इज 30, बीच में -3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज नथिंग बट -9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 30 + 9 इज नथिंग बट 39। तो आपका डी का वैल्यू कितना मिल गया 39। इसको आप लिख सकते हो इस प्रकार से, कैसे लिख सकते हो, एक सेकेंड, d इज इक्वल टू कितना आ गया आपका वैल्यू 39। तो ये आपका d का वैल्यू मिल गया। अब जैसे आपने d का वैल्यू निकाल लिया क्रैमर्स रूल के अंदर, आपको निकालना होता है dx एंड dy। dx इज नथिंग बट द डिटरमिनेंट ऑफ x एंड dy इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ y। तो ये दोनों को हम लोग वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है, अगर हम बात करें dx, तो सबसे पहले हम निकालेंगे dx। तो dx निकालने के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन बनते हैं, हमारा सेम, दैट इज नथिंग बट योर डिटरमिनेंट निकालने का मेथड। बट फर्क क्या होता है कि जो dx निकाल रहे हैं तो हमें जो ये x के जो कोएफिशिएंट है इसको कंसीडर नहीं करना है। तो उसके जगह पे मैंने हाथ रख दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, करेक्ट। तो मैंने हाथ रख दिया मतलब ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो यार x के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे तो हम लेंगे क्या, तो हम x के कोएफिशिएंट नहीं ले रहे क्योंकि dx निकाल रहे हैं। तो dx के लिए x का कोएफिशिएंट नहीं लेना है, उसके बदले में इक्वल के जो बाजू में जो चीज लिखा हुआ है वो लेना है वैल्यू। तो -10 लिखा है और 8 लिखा है, तो लिख दो यहाँ पे -10 और 8, ये लिख दिया मैंने। अब बाजू में क्या आता है, y के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, कोएफिशिएंट आते हैं, तो y का कोएफिशिएंट जो है वो लिख दो, क्या है -3 और 5। तो लिख दो यहाँ पे -3 और 5, और इसको आप जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर दो। क्या होता है, -10 मल्टीप्लाई बाय 5 नथिंग बट -50। ठीक है, बीच में तो माइनस आता ही है, और ये -3 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है, 8 3 24 यानी -24, तो -24। ठीक है, अब देखो माइनस, थोड़ा नीचे ले लेता हूं, क्या हो जाएगा, ये -50 माइनस माइनस प्लस 24, तो -50 + 24 मतलब कितना होता है, 50 में से 24 माइनस कर दो, 26 बचेगा, लेकिन बड़ा कौन है 50, तो माइनस का साइन आएगा। तो आपका यहाँ पे जो dx का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, dx इज नथिंग बट -50 + 24 इज नथिंग बट -26। तो आपका dx का वैल्यू मिल गया -26। दिख रहा है आपको, उम्मीद कर रहा हूं ये चीज क्लियरली विजिबल होगा। तो d का वैल्यू 39 आ गया, dx का वैल्यू आ गया -26। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब जो चीजें हैं वो आपको समझनी पड़ेगी। क्या चीज दिया हुआ है, नेक्स्ट dx, दोनों चीज हमने निकाल लिया, d निकाल लिया, dx निकाल लिया। अब तीसरा चीज क्या होता है, तीसरा चीज होता है हमारा dy। तो dy कैसे निकालते हैं, फटाफट से ध्यान देना दोस्तों, ये चीज अगर आप समझ पाओगे तो बहुत ज्यादा आप लोग को इजी लगेगा, ध्यान देना, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझना है इस चीज को, ठीक है। चलो, अब ये जो dy है, इसके लिए मैं एक लेता हूं ब्लू कलर सेपरेट करने के लिए। तो dy का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको सेम उसी प्रकार का डिटरमिनेंट का बॉक्स बनाना है, ठीक है। अब dy निकालना था आपको, तो dy निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बोला अभी कि x निकालना था, dx निकालना था, तो मैंने x के कोएफिशिएंट को छुपा दिया, उसके जगह पे मैंने ये ले लिया। अब उसी प्रकार dy का वैल्यू निकालना है, तो मैं y के कोएफिशिएंट को छुपा दूंगा, x का जो है वो एज इट इज लिखूंगा, जो कि 6 और 3, तो मैं क्या लिख दूंगा, x के जगह पे 6 3, ये लिख दिया मैंने, समझ में आ रहा है। अब उसके जगह पे, मतलब जो हमारा ये y का कोएफिशिएंट था, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये -10 और 8, तो यहां पे लिख देंगे -10 और 8, और इसको भी उसी प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं आप जानते ही हो, दैट इज 6 × 8 इज 48, बीच में माइनस, -10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, -10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज नथिंग बट -30, तो ये हो जाएगा 48 + 30, कितना हो जाएगा, 48 + 30 कितना होता है बताओ, 48 + 30 78 होता है, करेक्ट है, 78 होता है। तो हमारा dy का वैल्यू यहां से मिल गया, कितना हो जाएगा 78। तो हमें यहां से 3 वैल्यू मिल गए, आपका d मिल गया 39, dx मिल गया -26 और dy आपको मिल गया 78। अब हमें निकालना क्या होता है, क्रैमर्स रूल से हम क्या निकालते हैं, x और y के कोएफिशिएंट यानी x और y के कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे x और y। तो x का अगर निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है x = dx/d, और y निकालने के लिए फॉर्मूला होता है dy/d। ये आपको याद होगा, अगर आपने हमारे वीडियोस देखे लेक्चर वाले तो आपको बहुत इजी जा रहा होगा। तो dx/d, dx कितना है हमारे पास, देखो dx हमने निकाला हुआ है -26, तो यहां पे लिखेंगे -26/d का वैल्यू है 39, ठीक है। अब कुछ कैंसल आउट होता है तो चेक कर लेते हैं। 13 की टेबल में 13 2 26 होता है, 13 3 39 होता है, तो आपका आंसर यहां पे आ रहा है -2/3 आ गया। तो ये किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आ गया, दैट इज -2/3। वैसे dy/d करना है तो dy का वैल्यू है 78 और d का वैल्यू है 39, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 39 की टेबल में जाता है क्या कुछ, देखो 13 3 जा 39,
और 13 6 जा 78 होता है, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब हमारा वैल्यू डायरेक्टली आ रहा है 2। तो इन शॉर्ट मेरा x, y इसका वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों, इसका वैल्यू आ रहा है हमारा दैट इज -2/3, 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी आया, देखो साइड हट गया, यहां पे ध्यान से देखो कितना इजी तरीके से जो ये वैल्यू है आप लोग को ये मिल रहा है, बहुत इजी, बहुत मजेदार। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल एग्जांपल एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि देखो ये प्रॉब्लम सेट जो होते हैं ना, ये प्रॉब्लम सेट ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं जो एग्जाम में पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यार दिमाग का खेल होता है, तो दिमाग हमने लगाया और किस प्रकार से सॉल्व किया ये आप देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन आज के लिए। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन ये पूछा है 3x - 2y = 5/2, ठीक है, 3x - 2y = 5/2 है। 1/3x + 3y = -4/3, ये भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पे हम लोग क्या दिमाग लगा सकते हैं, देखो सबसे पहले तो ये चीजें जो दी हुई है यहाँ पे, ये थोड़े से अपॉन वाली चीजें हुई है, और हमारे मेंटली मतलब हम जब एक इंसान जो होता है एज ए स्टूडेंट होता है, हम हमेशा से ना प्रॉपर नंबर को ही सोचते हैं, 2 रहे 4 रहे, ये 1/4 3/2 पॉइंट में कुछ रहे तो हमारा दिमाग जो है वो खराब होता है। ये सच बात है, ये आप लोग के साथ भी होता होगा, ठीक है। तो अब इसको या तो हम इसको सीधा कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट वैल्यू ये कर सकते हैं, या तो इसको एज इट इज रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसा आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट है कि नहीं दोस्तों, ये जो चीजें होती है ना, इसको आप बिंदास अच्छी तरीके से सोच के सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी आप लोग को नहीं हो जाएगी। ध्यान से देखना, जो भी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है। ओके, शुरुआत करें क्वेश्चन की, जो कि होगा हमारा 3x - 2y = 5/2। ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। करेक्ट है कि नहीं दोस्तों। चलो अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको एज इट इज अगर हमने छोड़ा तो हमारा वैल्यू क्या आ सकता है, और एज इट इज नहीं छोड़ा तो क्या वैल्यू आ सकता है, ये सब चीज आप देखोगे। तो अगर मैं इसको एज इट इज रखूं, दैट इज 3x - 2y = 5/2, इसको एज इट इज रखूं तो इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको मैं क्या मान लूंगा, इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार ये वाले को वैल्यू को भी एज इट इज अगर मैं रखूं तो इसको मैं क्या मान लूंगा, 1/3x + 3y = -4/3, इसको मैं क्या मान लूंगा, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन आपको एक के नीचे एक नजर आ रहा होगा, ठीक है, कोई परेशानी यहां पे, कोई भी परेशानी यहां पे आपको नहीं दिख रही होगी। करेक्ट है कि नहीं। बहुत ज्यादा इजी एग्जांपल्स होते हैं ऐसे एग्जांपल्स, अगर आप ध्यान दोगे तो। चलो समझ में आ गया। ओके, अब यहां पे मैंने ये वैल्यूज को एज इट इज अगर रखा है तो हम डी का वैल्यू भी एज इट इज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए हमें फंडा पता है, क्या फंडा होता है कि ये 3 और इसका -2, मतलब जो कोएफिशिएंट होते हैं वो लिख दो। तो ये 3 हो गया, ये -2 हो गया, ये 1/3 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे होता है सॉल्व, 3 × 3 9, ठीक है, बीच में माइनस, -2 × 1/3 कितना हो जाएगा, -2/3, -2/3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, दैट इज 9 माइनस माइनस प्लस 9 + 2/3, इसको सॉल्व कर लो तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 9 3 27, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, 3 × 27 + 2 29, 29/3 हो जाएगा। तो हमारा डी का वैल्यू कितना आ गया, 29/3, इस प्रकार से। और जो बच्चे नए नए होंगे जिनने क्रैमर्स रूल शायद नहीं देखा होगा, तो देखो ऐसे एग्जांपल्स भी कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। आप सोचोगे क्या मैंने कुछ गड़बड़ की है, क्या ये 29/3 सही आंसर है, तो यस बिल्कुल सही आंसर है। यहां तक आप अगर आ गए हो तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो हमने क्या निकाल लिया, यहां से हमने जो डी का वैल्यू है दोस्तों वो निकाल लिया। ओके, तो डी का वैल्यू 29/3 आ गया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो जो कि हमारा हम नेक्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली आप जानते हो कि क्या निकालते हैं हम लोग निकालते हैं हमारा dx का वैल्यू। तो dx का वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर आप ध्यान दोगे तो dx का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, सेम वही मेथड, दैट इज हम x के जगह पे, ये जो पूरा x है, x के जगह पे हम ये वैल्यू लिखेंगे जो कि 5/2 और 4/3 है। तो ये 5/2 और -4/3 ये लिख दिया। अब y का कोऑर्डिनेट सेम आ जाएगा, y का कोएफिशिएंट -2 और 3, तो -2 और 3, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हम सॉल्व करते आते हैं। ये डिटरमिनेंट हो गया। देखो मैं अगेन एक चीज बोल रहा हूं, इसके पहले अगर आपने इसको मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट किया होता, एक नया इक्वेशन बनाया होता, इसको भी 3 को उधर भेज के मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट किया होता, तो ये अलग आता है आंसर हमारा, मतलब डी का वैल्यू कुछ और आता। लेकिन एंड टू एंड हमें हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि हम एक्स और वाई का जो फाइनल वैल्यू है वो निकाले। तो चाहे आप ऐसे सॉल्व करो, चाहे आपने मल्टीप्लाई थ्रू आउट करके इक्वेशन को चेंज करके सॉल्व करो, आंसर दोनों ही कंडीशन में सेम आएगा और हमें आंसर से मतलब है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे 5/2 × 3 कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15/2 हो जाएगा। तो 15/2
बीच में माइनस होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय -4/3 इज नथिंग बट 8/3, तो ये हो जाएगा 8/3। अब इसमें क्या होगा कि इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। अगर हम लोग सॉल्व करें इसको, दैट इज नथिंग बट 15 3 जा 45 -8 2 जा 16 अपॉन 6, दैट इज नथिंग बट 29 अपॉन 6। तो आपका dx का वैल्यू कितना आ गया? 29/6 आ गया। यहां पे साइड में लिख दो अलग से, dx इज इक्वल टू 29 अपॉन 6, ये dx का वैल्यू आ गया। dy का वैल्यू, d का वैल्यू क्या है? 29/3, dx का वैल्यू आ गया 29/6। ओके, अब मैं तीसरा कंडीशन में क्या निकालूंगा? वो निकालूंगा मैं dy का वैल्यू, dy का वैल्यू निकालूंगा। dy का वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब यहां पे क्या करना है, dy के जगह पे x का वैल्यू सेम लिखोगे, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट अब सेम आएगा, 3 और 1/3, 3 और 1/3 ये सेम आ जाएगा। अब यहां पे y के जगह पे हम ये वैल्यू लिखना है, दैट इज 5/2 और -4/3, तो 5/2 और -4/3 हमें लिखना है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो ये चीज जो है ना, ये आपको पहली बार दिख रही होगी कि यार इतना लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ सकता है। यस, बिल्कुल करना पड़ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जानबूझ के एग्जाम में, ताकि यार आप लोग को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -4/3 अगर आप देखोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय दैट इज कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12 अपॉन 3 इज नथिंग बट 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे -4 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, बीच में माइनस तो रहता ही है, और 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, 2/3 6, मतलब दैट इज नथिंग बट 5/6। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल दो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल दो, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 6 4 जा 24, यानी -24 -5 अपॉन 6, यानी कि हो जाएगा -29 अपॉन 6। समझ में आ गया? तो मतलब हमारा dy का वैल्यू भी मिल गया हमें, दैट इज नथिंग बट -29 अपॉन 6। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग? तो हमने d का वैल्यू, dx का वैल्यू, dy का वैल्यू निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है? x और y के वैल्यू। तो यहां पे हम एक नया पेज लेते हैं और लिखेंगे सबसे पहले x का वैल्यू। x का निकालने का फॉर्मूला क्या है? dx अपॉन d। dx का वैल्यू कितना आ रहा था? 29/6 होल डिवाइडेड बाय d का वैल्यु कितना था? d का वैल्यू 29/3, 29/3। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 29/6 मल्टीप्लाई बाय 3/29। मल्टीप्लाई में चला गया ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो ये 29/3 जो है वो उल्टा हो गया। 29 गेट्स कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऊपर 1 नीचे 2, यानी 1/2। तो आपका आंसर आ गया x का 1/2। उसी प्रकार y निकालेंगे, दैट इज dy/d फॉर्मूला है मेरा। तो dy का वैल्यू अभी निकाला मैंने, कितना निकाला dy का वैल्यू? -29/6। लिख दो यहाँ पे -29 अपॉन 6 होल डिवाइडेड बाय d का वैल्यू क्या है हमारे पास? 29/3। इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व कर लो, तो -29/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये 3/29 हो जाएगा। ठीक है, ये 29 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये माइनस और ये 1, तो ये हो जाएगा -1, नीचे आ गया 2, तो -1/2। मतलब आपका दोनों ही वैल्यू आ गया, मतलब x, y जो आपको निकालना था, x और y का वैल्यू निकालना था, तो आपको x का वैल्यू मिल गया 1/2 और y का वैल्यू मिल गया -1/2। खत्म कहानी। कितना इजी था ये मुझे बताओ। हाँ, थोड़ा स्लो गए, जानबूझ के स्लो गए, समझ के गए और समझा के भी गए, ताकि यार आप लोग को क्लियर हो जाए कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अपॉन वाले हैं, पॉइंट वाले हैं, फ्रैक्शन वाले हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बस मेथड पे यकीन करना है। आपको पता है कि आपका मेथड क्या है, d निकालना है, dx निकालना है, dy निकालना है और सॉल्व करना है। वही मेथड से सॉल्व करते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा और करेक्ट आएगा। समझ में आ गया? चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि और ज्यादा टफ और भी ज्यादा मजेदार है, जो कि हमारे लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हम कराने जा रहे हैं आपके लिए, ध्यान से देखना। अब ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तो इक्वेशन ही नहीं है। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? तो ये बच्चे यही बोलेंगे, अगर ये एग्जाम में अगर आता है बाई चांस, तो बच्चे तो यही बोलेंगे कि यार इसमें तो कुछ इक्वेशन दिया ही नहीं है। इक्वेशन नहीं दिया है तो यार इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देखो ये तीनों चीज आपस में इक्वल है, पहला दूसरे से इक्वल है, दूसरा तीसरे से इक्वल है। तो हम क्या करेंगे? पहला और दूसरा को लेंगे, पहले और दूसरे को लेंगे, इसको दोनों को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर पहला और तीसरे को ले लेंगे, इन दोनों को भी लेके एक इक्वेशन बनाएंगे। आपके ऊपर है, आप दूसरा तीसरा को भी ले सकते हैं, जो भी आप लोगे आंसर हमारा करेक्ट ही आएगा। तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा? x + y - 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू x + 2y - 14 अपॉन 3 अपॉन 3। ठीक है, ये दोनों को ले लिया। अब इन दोनों को क्या है? बीच में इक्वल है, मतलब ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय कर लो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x + 3y - 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 24 हो गया। ठीक है, बीच में इक्वल, और ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x इज 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 2y इज +4y, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय -14 इज -28। समझ में आ गया? सीधा हो गया। अब जो x x वाले उसको साथ में ले लो, y y वाले को साथ में ले लो, और जो कांस्टेंट वाले उसको साथ में ले लो। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा? ये देखो, ये 2x है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x इधर ही है, ये 2x उधर आएगा, तो 3x - 2x क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। ये 3y इधर ही है, ये +4y इधर माइनस हो जाएगा, +4y है ना यहाँ पे, तो ये इधर आएगा तो -4y, तो 3y - 4y दैट इज नथिंग बट -y। ठीक है, और
-24 इधर है, ये +20 -28 इधर आएगा तो +20 हो जाएगा, तो -24 +28 यानी कि +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। या फिर अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसा भी लिख दो। इसको हम क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं, इसको इज इक्वल इधर ही लिख देते हैं, और ये -28 इधर ही है, ये -24 उधर आएगा, तो -28 + 24 दैट इज नथिंग बट माइनस, देखो यहाँ पे ये -28 था ना इधर ही, ठीक है, यहाँ पे ये +24 हो गया, इधर आएगा तो -28 में से 24 गया, 4 बचा, लेकिन माइनस का साइन, तो -4 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। दैट इज x - 5 = -4। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, मान लिया इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही अब मैं पहला और तीसरा लेता हूं, छोटे छोटे वाले ले लेता हूं ताकि इजी लगेगा आप लोग को भी और हमारे लिए भी, ठीक है। अब मैं लेता हूं दूसरा, कौन सा वाला, ये हो गया पहला चीज, इसको यहां से एक लाइन खींच देता हूं मैं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना आए। अब दूसरा वाला ले रहा हूं मैं, x + y - 8, पहला ये वाला लिया, और अब ये वाला ले रहा हूं जो कि है = 3x - y = 4। हम कौन सा भी ले सकते हैं, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा साथ में, पहला तीसरा साथ में, दूसरा तीसरा साथ में, कोई भी आप जो आपकी मर्जी आप ले सकते हो इक्वेशन बनाने के लिए। अब इसको पूरा सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, 4 × दिस वैल्यू इज नथिंग बट 4x + 4y - 32, बीच में इक्वल, ये 2 × 3x 6x माइनस 2 × y is 2y। x वाले को साथ में ले लो, देखो ये 6x इधर आएगा, 4x में से 6x कितना बचेगा, -2x बचेगा, ये -2y इधर आएगा तो 4y + 2y कितना हो जाएगा, +6y हो जाएगा, ठीक है, और ये -32 उधर जाएगा तो = +32 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। अब यहां पे आप देखोगे तो इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, तीनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग बिंदास। तो यहां पे अगर 2 हट जाएगा तो ये सिर्फ -x बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ -x बचेगा, तो यहाँ पे -x, ठीक है। यहाँ पे 6 में से अगर 2 मल्टीपल में कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो दैट इज +3y -x + 3y, और ये = 32 में से भी 2 मल्टीपल में बाहर निकल गया, 16 2 32 होता है, 2 बाहर निकल गया, 16 बचेगा, = 16। तो इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, समझ में आ गया। सेम क्रैमर्स रूल अप्लाई कर दो, ठीक है, क्रैमर्स रूल अप्लाई करो, बाय क्रैमर्स रूल, तो d = यहां पे लिख दो चाहिए तो बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है, बाय क्रैमर्स रूल। तो d = फॉर्मूला क्या है हमारा, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, d = क्या है फॉर्मूला हमारा, दैट इज पहले x इसका कोएफिशिएंट दैट इज 1 और -1 लिखो, यहां पे 1 -1, और उसके नीचे ये वाला इक्वेशन जो कि है -1 और 3, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 × 1 इज 3, बीच में माइनस, -1 × -1 इज 1, तो 3 - 1 दैट इज नथिंग बट 2, तो आपका आंसर यहाँ पे 2 आ गया। सेम उसी प्रकार dx का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, dx का वैल्यू कैसे निकालोगे, सेम उसी प्रकार, जिसमें x के जगह पे आप क्या डालोगे, हमारा ये वाला वैल्यू डालोगे, तो x के जगह पे ये वाला दैट इज -4, और ये वाले x के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, 16, ठीक है, ये वाला वैल्यू डाल दिया, ठीक है। y वाला सेम रहेगा दैट इज -1 और 3, y वाला सेम रहेगा -1 और 3, सॉल्व कर लो, -4 × 3 इज -12, बीच में माइनस आता है, -1 × 16 इज -16, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये -12 + 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, -12 + 16, तो 16 में से 12 माइनस कर दो दैट इज 4, तो आपका वैल्यू आ रहा है 4, तो आपका dy का वैल्यू मिल गया आपको 4, ठीक है, dy का वैल्यू 4 मिल गया। उसी प्रकार हम निकालेंगे हमारे लिए ये x है, माफ करना, dx है, ये माफ करना, dx का वैल्यू है ये, वैसे हम निकालेंगे dy, ठीक है। चलो dy कैसे निकालोगे, सेम उसी प्रकार का प्रोसेस, जिसमें x का 1 और ये -1 सेम रहेगा दैट इज 1 और -1, लेकिन y के जगह पे हम ये वैल्यू लिखेंगे दैट इज -4 और यहां पे है 16, ठीक है, समझ में आया, अब तो आपको रट्टा हो गया होगा, चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको याद हो गया होगा आप कैसे करना है। ये 1 × 16 इज 16, बीच में माइनस आता है, -4 × -1 इज 4, तो ये हो जाएगा 4, 16 - 4 इज नथिंग बट 12, तो आपका ये वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। किसका वैल्यू आया, ये dy का वैल्यू आ गया 12, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। अब d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया, dx और dy तीनों वैल्यू मिल गया। अब और x और y का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक प्लस का सिंबल ले लेता हूं मैं, और यहां पे हम लोग निकालेंगे x = dx/d। dx का वैल्यू हमारे पास कितना है, देखो कहां गया, dx का वैल्यू हमारे पास कितना है 4, तो dx का वैल्यू आ जाएगा 4, d का वैल्यू है 2 दैट इज नथिंग बट 2, x का वैल्यू आ गया 2। वैसे ही y = dy/d, dy का वैल्यू कितना है चेक करो, dy का वैल्यू अब निकाला हमने 12, ठीक है, dy का वैल्यू है 12, नीचे d का वैल्यू है 2,
तो 12 डिवाइड बाई 2 इज नथिंग बट 6। तो आपका वैल्यू आ गया x कॉमा वाई का वैल्यू कितना मिल गया आप लोग को, x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू मिल गया 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी था ये आप लोग खुद मुझे कमेंट करके बताओगे फटाफट से। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज बहुत इजी तरीके से और बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो बस इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते। देख सकते हो आपको हमने 3 ही एग्जांपल कराए हैं क्रैमर्स रूल के, लेकिन काफी बड़े थे, काफी विचित्र प्रकार के थे, जो हमारे प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन हमने नहीं देखे थे। तो इसीलिए प्रॉब्लम सेट भी करना जरूरी होता है। और आज क्या मतलब हमने स्टार्ट कर दिया है प्रॉब्लम सेट, तो आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोग ये पूरा पढ़ा के आपके लिए कंप्लीट कर देंगे। और बाकी जो लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने जो पढ़ा के रखे हुए ऑलरेडी पूरे चैप्टर्स के, पूरे सब्जेक्ट्स के, जरूर से उसको देखते रहिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा, प्यार दीजिएगा और जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है दोस्तों सॉल्व बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन। यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड जो होता है, यानी नॉर्मल मेथड जो हम लोग को चाहिए होता है, 2 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को हम एक के नीचे एक रखते हैं और उसको हम लोग कैंसल आउट करते हैं, जिसमें से x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू हम निकालते हैं और उसी के हेल्प से हम लोग बाकी का वैल्यू जो भी है वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे अगर आप क्वेश्चंस को नजर डालोगे तो यहां पे जो क्वेश्चन है वो थोड़े अलग टाइप के, यहां पे आपको कोई फ्रैक्शन वाले सम दिख रहे होंगे। तो ये जो मेथड है ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हम जो ये 2/x दिख रहा है, ये 2/3y दिख रहा है, या फिर ये अपॉन xy जो चीजें दिख रही है, इसको हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा, लेट करके हमें मानना पड़ेगा, जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट में हमने कराया हुआ है। अगर बच्चे ने देखा होगा हमारे प्रैक्टिस सेट के लेक्चर वीडियोस तो उनको ये चीज बहुत इजी लगेगा। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम सेट के भी एग्जांपल्स देख लो। ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अगर पूछेगा तो 3 या 4 मार्क्स की कैटेगरी में जरूर से पूछेगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस एग्जांपल को। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो भी इक्वेशन है ये अपॉन के फॉर्म में दिया है, और कभी भी इस प्रकार के फॉर्म में अगर दिया होता है तो हमें इसको एज्यूम करना होता है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट करके मान लेंगे। लेट क्या करेंगे, ये 2/x है, तो अगर आप देखोगे तो ये 2 के अंदर क्या होगा, ये 1/x हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, ये 1/x को मैं मान लेता हूं m, और उसी प्रकार y वाले कैंडिडेट को, क्योंकि देखो यहां पे भी 1/x कॉमन निकल जाएगा और यहां पे भी 1/x कॉमन निकल जाएगा, तो इसके लिए 1/x को मैंने m मान लिया। दूसरा y वाले कंडीशन में हम देखेंगे तो y में भी आप देखोगे तो ये 1/y और यहां पे भी 1/y है, मतलब दोनों जगह 1/y प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या मान सकते हैं, दोस्तों, हम मान लेते हैं कि 1/y को मैंने क्या मान लिया, n मान लिया। तो 1/x को मैंने m मान लिया और 1/y को मैंने n मान लिया। अब इसके अंदर अगर वैल्यू पुट ऑन करें हमें तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखो 1/x को m मान लिया तो ये क्या हो जाएगा 2m, प्लस ये 2/3 पहले से ही है और 1/y को मैंने n माना है तो ये क्या हो जाएगा 2/3n। ठीक है, 2/3n हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, ये 2/3n हो गया और इज इक्वल टू ये 1/6 था पहले से, कॉमा दूसरे वाला इक्वेशन कैसे बनेगा, ये 1/x को मैंने m माना हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 3m, प्लस ये 2/y, इसमें 1/y को मैंने n माना है तो ये क्या बन जाएगा 2n इज इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अब इस इक्वेशन में अगर आप नजर डालोगे तो ये जो इक्वेशन है ये भी अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है, मतलब अभी तक ये नॉर्मल इक्वेशन नहीं बना है, मतलब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं बना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट। अब ये नीचे वाला जो 3 है ना, इसको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 टू कितना हो जाएगा 6, तो ये बन गया 6m, प्लस इसके पास से 3 चला गया तो क्या बन गया 2n बन गया, इज इक्वल टू ये 3 उधर जाएगा तो 3/6, मतलब ये क्या बनेगा 1/2। समझ में आ गया, तो ये 1/2 बन गया। ओके, और उसी प्रकार ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 12m, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2n करोगे दैट इज 4n इज इक्वल टू 1 आएगा। तो इस प्रकार से चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया, दैट इज 12m, क्या बन गया ये 12m प्लस 4n इज इक्वल टू 1। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और ये हमारा दैट इज 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 0, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, एक के नीचे एक रखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में से किसी एक को कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो 12m है, यहाँ पे 4n है, यहाँ पे 3m है, यहाँ पे 2n है। तो अगर हम चाहे तो ये 2n को ये 4n बना सकते हैं। अगर इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 2 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 6m, प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा हमारा एक नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा जो पहला इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन है उसको एक दूसरे के नीचे रखेंगे हम लोग। चलो यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे है दोस्तों 12m प्लस 4n इज इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। और जो तीसरा इक्वेशन जो हमें नया इक्वेशन बनाया मल्टीप्लाई करके ताकि कोएफिशिएंट सेम बना सके n का, तो 6m प्लस 4n
इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो ये 4n है, ये 4n है, ये कैंसिल हो सकता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस हो जाएगा यहां पे, तो 1 माइनस 0 इज 1 इज इक्वल टू ये प्लस 4n ये माइनस 4n कैंसल, 12m माइनस 6m इज 6m, तो 6m इज इक्वल टू 1, देयरफॉर m विल बी, आंसर कितना आ जाएगा 1/6। तो आपका m का वैल्यू यहां से मिल गया, आपको m का वैल्यू कितना आ गया 1/6 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यही m इज इक्वल टू 1/6 किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे जिसके हेल्प से हमें n का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पे पुट करते हैं, पुट यहां पे लिखता हूं मैं, यहां पे लिखता हूं कि पुट इन इक्वेशन नंबर, किसमें डालू बताओ, किसमें डालू, किसी में भी डाल लो, ये छोटा है ये बड़ा है, जिसमें भी डालना है डाल लो। हम क्या करते हैं ना, इसमें डाल देते हैं, तीसरे वाले में डालते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में जब मैं क्या करूंगा, m का वैल्यू डालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये m का वैल्यू क्या है 1/6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 4n इज इक्वल टू 0। तो ये 6 कैंसल, यानी क्या बच रहा है 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 4n इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर n विल बी इक्वल टू -1/4। तो आपका n का वैल्यू यहां से मिल गया -1/4। m का वैल्यू 1/6 आया, n का वैल्यू -1/4 आया। अब मुझे क्या करना है, हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है, और ये बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, वो यहां पे आके छोड़ देते हैं, m और n का वैल्यू तो आ गया ना, यही तो निकालना था। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो हमारे मेन इक्वेशन में क्या है, x और y है, तो हम आप दिमाग लगाएंगे, हमारे m का और n का वैल्यू उठा के हम किस में डालेंगे, जो हमने लेट करके माना हुआ है। तो लेट करके क्या माना हुआ है, 1/x इज इक्वल टू m, तो क्या m क्या है, m मेरा 1/x है, तो 1/x इज इक्वल टू m है, m का वैल्यू क्या है 1/6। ठीक है, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखो, ऐसा लिखो, रीसब्स्टिट्यूटिंग, रीसब्स्टिट्यूटिंग, ऐसा लिखो यहां पे, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। हमने क्या किया, हमारा जो वैल्यूज था इसको रीसब्स्टिट्यूट किया, तो 1/x इज इक्वल टू 1/6 हो गया, और दूसरा क्या था 1/y को n माना था, तो 1/y को मैंने n माना था, और n का वैल्यू क्या माना है -1/4। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपका 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 6, तो आपका वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, और यहां पे y इज इक्वल टू -4, यहां पे x और y के दोनों के वैल्यू आपको मिल गए। ठीक है, कितना सिंपल था, x का वैल्यू 6 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, -4 आया। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही ज्यादा मजेदार। और आप देख सकते हो ऐसे बड़े बड़े टाइप के एग्जांपल्स आएंगे आपके एग्जाम में, आपको डराने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप भी यार JEE ट्यूटोरियल से पढ़े हुए हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट आप जानते हो, बस आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर ऐसे ही आएगा चुटकी बजाते हुए। करेक्ट है, क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, इसी प्रकार का क्वेश्चन, ध्यान दो क्या बोल रहा है, देखो 7/2x प्लस 1 प्लस 13/y प्लस 2। अरे बाप रे, बहुत डेंजर क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। 13/2 प्लस 7/y प्लस 2, कोई बात नहीं, दोनों में एक सिमिलैरिटी आपको दिख रही है, यहां पे भी अपॉन में 2x प्लस 1 है, यहां पे भी अपॉन में 2x प्लस 1 है, y के कोऑर्डिनेट में भी आप देखोगे 13/y प्लस 2 है, यहां पे भी समथिंग अपॉन y प्लस 2 है। तो हम क्या मान लेंगे, लेट 1/2x प्लस 1 को मैं मान लेता हूं m, दूसरा 1/y प्लस 2 को मैं मान लेता हूं n। चीजें सिंपल हो गई। अब देखो यहां पे ध्यान से क्या हो जाएगा, ये 7 है, 7 1/2x प्लस 1 को क्या माना m, तो ये हो जाएगा 7m प्लस ये 13/y प्लस 2 है, तो 1/y प्लस 2 को मैंने माना है n, तो ये हो जाएगा 13n। ठीक है, तो 7m प्लस 13n इज इक्वल टू 27 हो गया, कॉमा कॉमा ये 1/2x प्लस 1 m माना हुआ है, तो ये भी हो जाएगा 13m प्लस 7/y प्लस 2, 1/y प्लस 2 को n माना है, तो ये हो जाएगा 7n इज इक्वल टू 33। सिंपल। अब यहां पे आप देखोगे ये पहला इक्वेशन है, इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे दो सेकंड इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है, इक्वेशन का नाम देना इसलिए जरूरी होता है ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा आप इक्वेशन ले रहे हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूं, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के नीचे नीचे रखे। देखो यहां पे ध्यान से, अगर मैं लेता हूं ये 7m प्लस 13n इज इक्वल टू 27, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा वाला उसी के नीचे लिखता हूं जो कि 13m प्लस 7n इज इक्वल टू 33, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे दोनों में से किसी का भी m का हो चाहे n का हो, किसी का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, और कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो मुझे n को सेम बनाना है, तो ये 13 जो है
और ये 7 है, तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेगा, जिसके वजह से हमारा जो वैल्यूज आएंगे बहुत बड़े बड़े आएंगे। तो इससे अच्छा एक और मेथड ये है कि एक बार इन दोनों को प्लस कर दो और एक बार इन दोनों को माइनस कर दो, और वो जो नए इक्वेशन बनेंगे उसके हेल्प से हमें क्या मिलेगा, एक नया इक्वेशन मिलेगा। तो वो भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। देखो मैं डायरेक्टली भी इसको सॉल्व करा सकता हूं, लेकिन हमारे जो वैल्यूज मिलेंगे वो थोड़े बड़े आएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। जैसे कि डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, मान लो इन दोनों इक्वेशन में से मुझे कोई भी एक कोएफिशिएंट को सेम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, अब मुझे बताओ सेम बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, बताओ। इसको, ये पूरे इक्वेशन को मुझे क्या, अगर मुझे समझ लो इस 7 को, मतलब n के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है, तो इस 7 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस 13 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब पूरे पूरे इक्वेशन को हमें इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में डालना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़े बड़े वैल्यू आएगा, चलेगा। तो ये एक मेथड होता है करने का सॉल्व। दूसरा मेथड ये होता है कि इन दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस कर दो, एक नया इक्वेशन मिलेगा, फिर एक बार माइनस कर दो, फिर एक और नया इक्वेशन मिलेगा, फिर ये वाला इक्वेशन को वापस से साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे, फिर एक वैल्यू मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन उससे भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, इससे भी कर सकते हो। तो चलो ये वाला मैं करके दिखाता हूं आप लोग को। देखो क्या होगा, ध्यान देना। 7 मल्टीप्लाई 7 इज 49m प्लस 13 7 जा कितना होता है, 13 7 जा 91 होता है, 91n, ठीक है, इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 15 16 17 18, 189। ये आपका एक नया इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट है 13 जा कितना होता है, 169 होता है, 169m। 13 मल्टीप्लाई बाय 7, 13 7 जा 91 होता है, तो ये हो गया 91n इज इक्वल टू 33 मल्टीप्लाई बाय 13 करके देखो, साइड में मैं करता हूं, 33 को 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। वैसे हमारे पास कैलकुलेटर है, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमारे पास कैलकुलेटर है दोस्तों, तो हम फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 33 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 30 को मल्टीप्लाई बाय 33, 429 आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 429। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। क्या किया हमने, बस मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, ताकि ये n वाला जो कोएफिशिएंट है वो सेम आ। देखो इसका भी 91 आ गया, इसका भी 91 आ गया, इस चीज को करने से। अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे इस चीज को कैंसिल करना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस यहां पे भी माइनस हो जाएगा। अब मुझे बताओ 429 में से 189 माइनस कर दो, करके देखो फटाफट से। कैलकुलेटर का मैं इस्तेमाल करूंगा, देखो फास्ट, आप लोग मत करना, आप लोग के पास नोटबुक है, आपको रफ सॉल्व करना है। देखो ये 429 माइनस 189, 240 आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 240। क्यों माइनस लिखा, क्योंकि बड़ा कौन है, 429, इसके पास माइनस का सिंबल है, तो माइनस 240 आया। ये प्लस 91 माइनस 91 कैंसल, ये हो जाएगा। फिर 169 में से 149 माइनस करो, चलो 169 में से माइनस करो 49 को, कितना आया, 120, तो ये आ गया माइनस 120m। तो माइनस 120m इज इक्वल टू माइनस 240, ये माइनस गेट्स कैंसल, m इज इक्वल टू 240 अपॉन 120, 0 0 कैंसल, 12 1 12, 12 2 24, यानी कि देयरफॉर आपका m का वैल्यू यहां से मिल गया आपको 2। m का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया। एक बार m का वैल्यू मिल गया तो आपको बस सिंपली क्या करना है, किसी एक में डाल देना है और आपको n का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे पुट इन इक्वेशन नंबर, किस में डालू बताओ, छोटा कौन सा दिख रहा है, कौन सा छोटा दिख रहा है, किसी में भी डाल लो, मैं इक्वेशन नंबर 3 में डाल देता हूं। चलो पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में, क्या मैं उसके पहले वाले में इक्वेशन में डालता हूं ना, सिंपल वाले, इक्वेशन नंबर 1 में डालता हूं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा, 7m प्लस 13n इज इक्वल टू 27 है, करेक्ट। इसमें मुझे m का वैल्यू पता चल गया 2, तो इस m की जगह पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, 2 लिखूंगा, ठीक है। अब डाल दो और सॉल्व कर लो फटाफट से, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 14 प्लस 13n इज इक्वल टू 27, 13n इज इक्वल टू 27 माइनस 14, यानी कि 27 में से 14 क्या कितना बचेगा, 13 ही बचेगा, 13n इज इक्वल टू 13, देयरफॉर n इज इक्वल टू 13 अपॉन 13, तो n का वैल्यू कितना मिल गया, 1। तो आपको m का वैल्यू मिल गया और n का वैल्यू मिल गया, 1 और 1, सॉरी 2 और 1, लेकिन वैल्यू आ गया क्या, आंसर आ गया क्या, नहीं, अभी तक आंसर नहीं आया दोस्तों, हमें इसको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, ठीक है। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू क्या है हमारा, 1 अपॉन 2x प्लस 1 को हमने क्या माना था, m माना था, जो कि है 2, ठीक है, बराबर। और उसके बाद हमने 1 अपॉन y प्लस 2 को क्या माना था, n माना था, जो कि है 1, n का वैल्यू 1 है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये उधर जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2x इज 4x प्लस 2, कॉमा यहां पे भी 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2 इज y प्लस 2। तो यहां पे सॉल्व कर लो, आपको क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा, ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट -1, ठीक है, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4x,
तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 इज -1/4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया -1/4। ठीक है, वैसे ही यहां पे कॉमा, वहां पे यहां पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 इधर 2 इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस 2, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1, तो y का वैल्यू आ गया -1, तो x का वैल्यू आ गया -1/4, y इज इक्वल टू -1। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है क्या, क्रॉस चेक हम कर लेंगे, -1/4 -1, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, ये हमने क्रॉस चेक कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना इजी टाइप के क्वेश्चंस है ये। मतलब देखा जाए तो हम सोचते हैं कि यार ये इतना बड़ा टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन इसको जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो हमें ये रियलाइजमेंट होता है कि यस इट इज वेरी मच सिंपल एंड इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तौर पे। तो हमने करके दिखाया, समझ में आ रहा है, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, एक आखिरी क्वेश्चन कराते हैं, फिर हम लोग इस लेक्चर को स्टॉप करेंगे। तो एक आखिरी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक दिख रहा है। अब आप बोलोगे एज ए स्टूडेंट, आप बोलोगे सर यार इसको कैसे सॉल्व करें, बताओ क्या दिया इसमें। तो जैसा मैंने बोला कि हमें सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करके हमें एजम्पशन मान रहा है, तो इसके नीचे भी xy है, इसके नीचे भी xy है, लेकिन यार xy मानने से काम चल जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी x और y है, ऊपर भी। तो हमें सबसे पहले तो इसको ना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ध्यान देना, अगर हम इसको ये 7x माइनस 2y, अब मुझे बताओ ये नीचे जो xy है, ये 7x के नीचे भी xy होगा, 2y के नीचे भी xy होगा, तो सेपरेट कर देते हैं। तो 7x के नीचे भी xy लिख दो, बीच में माइनस है, और इस 2y के नीचे भी xy लिख दो, और इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, दैट इज नथिंग बट हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है कि हमने जो ये था, क्या बोलते हैं उसको, जो डिनोमिनेटर था उसको हम लोग ने सेपरेट कर दिया। उसी प्रकार यहां पे भी सेपरेट हो जाएगा, बताओ मुझे कैसे, 8x के नीचे xy आ जाएगा, बीच में प्लस 7y के नीचे भी xy आ जाएगा, और इधर इक्वल टू 15। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। यहां पे एक पार्टीशन मार देते हैं हम लोग, ये उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे क्या खेल हो रहा है, खेला होबे, खेला होबे क्या हो रहा है, खेला होबे में अगर आप ध्यान दोगे तो ये x और ये x कैंसल, ये y कैंसल, यहां पे ये x कैंसल, ये y कैंसल, तो हमारे पास बचा क्या, देखो 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5, 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। ये हमारे दो इक्वेशन। ठीक है, और अब हम लेट कर सकते हैं। क्या लेट करेंगे, ध्यान देना, क्या मानोगे बताओ। तो लेट, ये 7/y है तो इसमें 1/y छुपा होगा, तो लेट 1/y को मैं मान लेता हूं m, या फिर n मान लो, y वाला चीज को n मानते हैं ना, इसको n मान लो, और 1/x को हम मान लेते हैं m। तो ये सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा बताओ, 7/y, 1/y को n माना है, तो ये हो जाएगा आपका 7n माइनस 2/x, 1/x को m माना है, तो ये -2m इज इक्वल टू 5। समझा, वैसे कॉमा ये 8/y, 1/y को क्या माना है n, तो ये हो जाएगा 8n प्लस 1/x को m माना है, तो ये हो जाएगा 7m इज इक्वल टू 15। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। हमें एक्चुअल में क्या चाहिए होता है, m आगे चाहिए होता है, n बाद में चाहिए होता है, तो m को आगे ले लो, तो ये क्या हो जाएगा -2m प्लस 7n इज इक्वल टू 5। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। वैसे ये 7m को आगे ले लो प्लस 8n को बाद में ले लो इज इक्वल टू 15। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। बन गया हमारे पास दो इक्वेशन। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों में से किसी का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, मतलब m का 7 है, इधर 2 है, इधर 7 है, इधर 8 है, मतलब अलग अलग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेम करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे एक दूसरे के नीचे इसको लिखता हूं। सबसे पहले एक के नीचे एक मैं क्या करूंगा, लिखूंगा। तो यार ये -2m प्लस 7n इज इक्वल टू 5 जो इक्वेशन नंबर 1 था, उसी के नीचे ये लिखता हूं जो कि है 7m प्लस 8n इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ ये दोनों में दोनों अलग अलग है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अगर मुझे ये m वाले को सेम बनाना है, तो इसके पास 2 है, इसके पास 7 है, तो इस पूरे को देखो ध्यान से, इस पूरे को, ये वाला कलर नहीं लूंगा, एक मिनट रुक जाओ, मैं ना थोड़ा सा क्या कलर लूं बताओ, हाँ ब्लू ले जाऊं। इस पूरे इक्वेशन को, पहले वाले इक्वेशन को, अगर मुझे इस चीज को 7 के बराबर बनाना है तो मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस चीज को अगर मुझे बराबर बनाना है, मतलब ये देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 हो जाएगा, और यहां पे भी ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 14 हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से हम चीजें सेम बना दे। तो क्या हो जाएगा, हमारे इक्वेशन नंबर 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा नया इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, देखो ध्यान से, क्या मिलेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय -2 दैट इज -14m। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 49n, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35। ये हो गया हमारा एक नया इक्वेशन जिसका नाम इक्वेशन नंबर 3 मान लो। फिर हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 14m, करेक्ट। 2 मल्टीप्लाई बाय 8n दैट इज 16n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 30। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4।
अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? ऑलरेडी एक के पास माइनस है, यहां पे प्लस है, तो डायरेक्टली हमें प्लस करना पड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा और सब प्लस हो जाएगा। 35 प्लस 30 इज 65 इज इक्वल टू 49 प्लस 16 कितना होता है बताओ? 55 65, तो ये हो जाएगा 65n और ये माइनस 14m प्लस 14m कैंसिल, तो 65n इज इक्वल टू 65, देयरफॉर n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। 65/65 n का वैल्यू n मिल गया, 1 मिल गया, माफ करना, n का वैल्यू 1 मिल गया। आप किसी एक इक्वेशन में डाल दो, तो पुट इन किस में डालो बताओ? किस में डाल दो? पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में डाल देता हूं, चलो फटाफट से ध्यान देना। इक्वेशन नंबर 3 मेरा ये रहा, तो माइनस 14m प्लस 49n, n का वैल्यू क्या है? 1 इज इक्वल टू 35। सॉल्व कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा? माइनस 14m प्लस 49 इज इक्वल टू 35। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, अगर इस 49 को उधर भेज दूं तो 35 माइनस 49 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? लगभग माइनस 14 बचेगा, तो माइनस 14m इज इक्वल टू माइनस 14, तो देयरफॉर m का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 1। तो आपका m का वैल्यू भी यहां से 1 आ गया। ठीक है, सिंपल, खत्म। अब मैंने क्या माना हुआ है कि 1/y जो है मेरा n है, 1/x जो मेरा है m, तो हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां पे एक वर्ड लिख दो, यहां पे क्या लिखोगे? रीसब्स्टिट्यूटिंग, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज को रीसब्स्टिट्यूट करो। 1/y को आपने क्या माना हुआ है? n माना हुआ है, जो कि है 1, तो 1/y इज इक्वल टू 1, और 1/x को आपने m माना हुआ है और m का वैल्यू आपने निकाला 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1, तो आपका वैल्यू आ गया 1,1। ठीक है, समझ में आ गया? क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, हमारा जो वैल्यू है परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को यह चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो परफेक्ट आंसर आया है हमारा, दैट इज x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, और आप देख सकते हो लगाएंगे, ध्यान देना। क्या बोल रहा है? कांता भाई ब्रॉट 1.5 किलो चाय, 1.5 किलो चाय लिया उसने। ठीक है, चाय मतलब टी लिया, और 5 किलो शक्कर लिया। ठीक है, फ्रॉम ए शॉप शी पेड 50 एज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा, टोटल एक्सपेंस वाज 700। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो 50 रुपया उसने जो था वो रिटर्न पे किया, करेक्ट है? उसने क्या किया? 50 जो है वो रिटर्न पे किया। ओके, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? 700 रुपया हुआ। अब यहां तक अगर आप रुकोगे, थोड़ा सा सोचना है इस चीज को, क्वेश्चन को समझना। मतलब उसने 700 रुपए में क्या खरीदा है? 1.5 किलो शक्कर खरीदा है, 1.5 किलो चाय खरीदा है और 5 किलो शक्कर खरीदा है। ठीक है, और एंड टू एंड हमें क्या बोल रहा है? फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी, मतलब हमें रेट निकालना है। तो हम लोग पहले सबसे पहले लेट करके मान सकते हैं, तो हम लोग क्या मानेंगे? लेट द रेट ऑफ टी पर केजी, टी पर केजी, एक केजी चाय का जो प्राइस है उसको हम लोग मान लेंगे इज इक्वल टू x रुपीस, एंड शुगर खरीदा उसने, शुगर पर केजी का जो प्राइस है उसको हम लोग मान लेंगे y रुपीस। अब मैंने इन शॉर्ट, मुझे पता नहीं है ना, हम लोग को तो निकालना है कि यार ये जो चाय है, टी है, इसका दाम कितना है पर केजी के हिसाब से। ठीक है, पर केजी बोल रहा है। जो शुगर है उसका पर केजी के हिसाब से दाम कितना, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हम लोग 5 किलो शक्कर खरीदते हैं, तो वो बोलता है कि इतना इतना रुपया हुआ, समझ लो 5 किलो शक्कर खरीदा, वो बोलेगा 200 रुपया हुआ। तो हम लोग सोचते हैं ना कि यार ये 200 रुपया 5 किलो का ले रहा है, तो 1 किलो का कितना होगा, उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो शुगर का मैंने y रुपीस मान लिया और चाय का मैंने पर केजी का x रुपीस मान लिया। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है? अगर आप थोड़ा समझोगे क्या बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमारा जो पहला कंडीशन है, अगर इसको फोकस करोगे तो क्या बोल रहा है? 1.5 किलो चाय लिया उसने, 1.5 किलो मतलब कितना होता है? 1/2 केजी चाय लिया, चाय का रेट कितना है? x, तो 1/2 x हो जाएगा, प्लस और क्या लिया उसने? 5 किलो शक्कर लिया है, मतलब 5 केजी शक्कर लिया है, और शक्कर के लिए मैंने क्या माना है? y, तो 5y हो जाएगा, और साथ ही में उसने रिक्शा भाड़ा भी बढ़ाया, मतलब 50 रुपया और दिया उसने, भाई 50 रुपया और दिया, तब जाके उसका टोटल बिल बना कितना? 700 रुपया। कितना बिल बना? 700 रुपए का उसका क्या बन रहा है दोस्तों? बिल बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं ये। अब ये 1.5 को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 प्लस 1 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2x प्लस 5y इज इक्वल टू, ये 50 उधर जाएगा तो 700 में से 50 माइनस गया तो कितना बचेगा? 650 बचेगा। समझ में आ रहा है? 700 में से 50 माइनस हो जाएगा ना, 50 इधर आएगा, 700 माइनस 50। अब इसको देखो मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर दो, नीचे 2 है तो 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10y इज इक्वल टू 650 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1300। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 1। मतलब हमने फर्स्ट कंडीशन की हेल्प से हमने क्या बना लिया? इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। ओके,
अब यहां पे थोड़ा सा और दिमाग लगाता हूं मैं। अब मैं बात करूंगा हमारा आगे का। देन शी रियलाइज दैट द ऑर्डरिंग ऑनलाइन द गुड्स कैन बी ब्रॉट विथ फ्री होम डिलीवरी। मतलब वो बोल रही है कि यार मैं तो बाहर खुद जाती हूं चल के दुकानदार से, यार 1.5 किलो शक्कर लिया, 5 किलो 1.5 किलो चाय लिया, 5 किलो शक्कर लिया, फिर रिक्शा भाड़ा अलग से देना पड़ा, मेहनत मेरा अलग से गया। इससे अच्छा उसको रियलाइज हुआ कि क्यों ना मैं ऑनलाइन ऑर्डर मंगा लूं जिसमें होम डिलीवरी जो है वो फ्री मिल जाएगा और एट द सेम प्राइस। तो नेक्स्ट मंथ उसने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया 2 किलो चाय। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन के हिसाब से उसने क्या किया, 2 किलो, इस बार क्या मंगाया, 2 किलो चाय मंगाया, मतलब 2x, 2 किलो चाय मतलब 2x, और 7 किलो शक्कर मंगाया मतलब 7y, 7 किलो शक्कर मतलब 7y, और इस पूरे चीज का बिल हुआ उसका कितना रुपया, 880 रुपया। तो इज इक्वल टू 880 रुपीज। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया? सिंपल था ये सेकंड वाला कि यार उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया, 2 किलो शक्कर 2 किलो चाय 7 किलो शक्कर और 880 रुपया उसका बिल हुआ। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया सबको। यहां पे एक लाइन खींच देते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, एक इक्वेशन मेरे पास है, दूसरा इक्वेशन मेरे पास है, तो क्यों ना इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दे और वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले यहां पे मैं थोड़ा सा एक लाइन यहां पे खींच देता हूं पार्टीशन के तौर पे। अब यहां पे मैं सॉल्व करता हूं। पहला इक्वेशन मेरा क्या है, ये वाला 3x प्लस 10y, 3x प्लस 10y इज इक्वल टू 1300, ये मेरा पहला इक्वेशन है, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन उसी के नीचे लिखेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो 2x प्लस 7y, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 880, ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। समझ में आ रहा है यहां तक? ओके। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो दोनों में से कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, x का भी अलग अलग है, y का भी अलग अलग है, तो हमें सबसे पहले सेम बनाना पड़ेगा ताकि तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 3 है ये 2 है, अगर मैं इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को, और इस चीज को, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, मतलब दोनों 6 6 बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो चलो नया इक्वेशन मिलेगा हमें, क्या मिल रहा है नया इक्वेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 20y इज इक्वल टू 1300 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2600। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3, नया इक्वेशन आया। वैसे ही 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6x, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 21y इज इक्वल टू 880 मल्टीप्लाई बाय 3, 880 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो यार, कितना आता है, 880 मल्टीप्लाई बाय 3, फटाफट से कर लो, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या करने का, कैलकुलेटर मैं ले लेता हूं, लेकिन आप लोग क्या करना है, साइड में कहीं पे रफली मल्टीप्लाई कर लो यार, कैलकुलेटर से अच्छा मैं आपको इधर ही करके दिखा देता हूं। देखो 880 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, करेक्ट है। 880 को 3 से मल्टीप्लाई, 300 3 8 24, 2 कैरी 3 8 24 25 26, 2640, तो 2640 ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 4। इस चीज का काम खत्म हो गया, तो इसको मिटा दो, ठीक है, मैंने मिटा दिया, आप लोग रख लेना, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें एक लाइन खींचना पड़ता है, यहां पे लाइन खींच देंगे। ओके, क्या करना पड़ेगा, ये 6 को कैंसिल करना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पे भी माइनस हो जाएगा, यहां पे भी माइनस, 2640 माइनस 2600 कितना हो जाएगा, 40 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, इज इक्वल टू बीच में आ जाएगा, ठीक है। देखो 20y माइनस 21y, तो ये हो जाएगा माइनस y हो गया, ठीक है ना। तो 21 माइनस 20 इज y, लेकिन बड़ा कौन है 21, ये 6x माइनस 6x कैंसिल, तो माइनस y इज इक्वल टू 40, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। तो y का वैल्यू यहां से मिल गया मुझे 40। y क्या है मेरा, y मेरा है शक्कर का प्राइस। देखो शक्कर का प्राइस लगभग इतना ही चल रहा है, मार्केट में जाओगे ना, शक्कर कभी खरीदा है जाके मार्केट में, हम जाते रहते हैं महीने में एक बार, डीमार्ट वगैरह चले जाते हैं, 40 रुपए किलो। y क्या आ गया, शुगर का प्राइस आ गया, तो मतलब मेरा शुगर का प्राइस कितना है, 40 रुपए किलो। चलो ठीक है, लेकिन उसके पहले एक और काम करना है हमें, x का वैल्यू भी निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुट इन किस में डालो, बताओ किस में डाल लूं, सबसे छोटा इक्वेशन कौन सा दिख रहा है, ये सेकंड वाला इक्वेशन थोड़ा छोटा दिख रहा है, चलो फर्स्ट वाले में डाल दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू डाल दो, तो 3x प्लस 10y इज इक्वल टू 1300 है, तो 3x प्लस 10y, 3x प्लस 10y है ना, तो y का वैल्यू 40 आ गया, तो यहां पे y की जगह पे 40 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1300, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, इसमें हमने ये y की जगह पे 40 डाल दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, 3x प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 400 इज इक्वल टू 1300, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू ये 1300, उधर 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1300 माइनस 400 इज 900, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 900, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 3, देयरफॉर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 0 0, मतलब x का वैल्यू 300 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 300। तो इससे मुझे क्या पता चला,
कि x मेरा क्या है, चाय है, चाय का पर केजी का कॉस्ट कितना है, 300 रुपए का मिलता है, महंगा है यार चाय ठीक है, शक्कर सस्ता है, देखो इसके लिए शक्कर नुकसानदायक है, जो चीज सस्ती होती है ऑब्वियसली नुकसान करती है, तो शक्कर नुकसान है, चाय कभी कभार ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, आपका स्टेटमेंट लिख देना है, क्या कि आपका जो चाय है, टी का जो प्राइस है वो कितना है, 300 रुपीज पर केजी, एंड लास्ट में आप लिखोगे शुगर का जो प्राइस है वो है दोस्तों 40 रुपया पर केजी। खत्म कहानी, दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था, बस दिखने में बहुत भारी भरकम सा बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन है इजी, करेक्ट है, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत इजी लगा होगा। हम जाएंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, वर्ड प्रॉब्लम वाले, तो समझना है कि क्या बोल रहे थे। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता, एक मनीष है एक सविता है, दोनों का जो सम है एज का, प्रेजेंट एज का, वो है 31, ठीक है। मनीष का जो एज है 3 साल के पहले वो है 4 गुना एज ऑफ सविता। अरे बाप रे, एज वाला सम बहुत खतरनाक होता है, लेकिन बहुत इजी होता है अगर आप दिमाग लगाओगे। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज निकालना है, तो सबसे पहले वही चीज मान लेंगे हम लोग कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, किसका है सबसे पहले, मनीष का, तो पहले मनीष का लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज इक्वल टू एक्स, और मनीषा, मनीष का क्या नाम है, मनीष का हो गया सविता, अगला कौन है, सविता, और सविता का हमने मान लिया y, सविता का क्या मान लिया, y ईयर्स, ठीक है। मनीष का एज अभी फिलहाल में, प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं, देखो लिखा है यहां पे प्रेजेंट एज, तो मनीष का प्रेजेंट एज x है, मनीष क्या नाम है, सविता, यार देखो नाम भूल जाता हूं, मनीष और सविता, मनीष का x है और सविता का y है, हमने मान लिया, ठीक है। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि अगर हम इन दोनों के प्रेजेंट एज को प्लस करेंगे, सम मतलब क्या होता है, प्लस करना, तो सम करेंगे तो इन दोनों का जो करंट एज है, प्रेजेंट एज है, इन दोनों को प्लस करके 31 आएगा। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या बोलेगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, फर्स्ट कंडीशन देखो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है मेरा कि इन दोनों का एज, तो मनीष का एज x है और सम करना है मतलब प्लस करना है, फिर सविता का एज कितना है, y है, इन दोनों को प्लस करके कितना एज है उसका 31, मतलब x और y को प्लस किया क्या आएगा, 31 आएगा। ये हमारा बन गया एक इक्वेशन, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। कितना इजी था। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, मनीष एज 3 साल पहले। अब मुझे बताओ मनीष का जो एज होगा, थोड़ा कलर में चेंज करता हूं यहां पे, देखो मनीष का जो एज होगा कितना, 4 इयर्स अगो बोल रहा है, ठीक है, अगो कितना होगा, कौन बोलेगा मुझे बताओ, आंसर कमेंट करके बताओ। मनीष का जो एज होगा, मनीष का जो एज प्रेजेंट है, अभी जो फिलहाल एज है वो x है, लेकिन 4 साल पहले कितना होगा, x माइनस 4, मेरा आज 27 है, तो 4 साल पहले मेरा कितना होगा, 27 माइनस 4 23। तो ऐसे ही मनीष का जो एज 4 साल पहले हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सविता जो है उसका भी एज अगर आप देखोगे तो 4 साल पहले सविता का एज कितना रहा होगा, मतलब हम यहां पे लिखेंगे कि जो सविता है, सविता का जो एज रहा होगा 4 साल पहले वो भी कितना रहा होगा, 4 इयर्स अगो कितना रहा होगा, y माइनस 4, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड कंडीशन है यहां पे जो बोलता है हमारा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि दोनों का, मनीष का जो एज, सॉरी 3 साल पहले क्या, हाँ माफ करना मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, देखो यहां पे 3 इयर्स पहले, ठीक है, माफ करना दोस्तों, एज 3 इयर्स पहले, ठीक है, करेक्ट कर दिया हमने। अब यहां पे वही चीज है, वापस से ध्यान देंगे हम लोग, क्या बोल रहा है कि जो मनीष का एज 3 साल पहले मनीष का एज कितना है, x माइनस 3, तो मनीष का जो एज है 3 साल पहले वो किसके बराबर है, 4 गुना द एज ऑफ सविता, 4 गुना मतलब 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता, एज ऑफ सविता कितना है, y माइनस 3, 3 साल पहले, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4y माइनस 12, और 4y को इधर लेके आ जाओ, तो पहले यहां पे लाइन खींच देता हूं मैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो ये 4y इधर आएगा तो x माइनस 4y, ये माइनस 3 माइनस 12 के पास जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो माइनस 12 प्लस 3, माइनस 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा माइनस 9, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। यहां पे एक पार्टीशन कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, चलो समझ में आ गया। इसका हम लोग नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन मिल गया, x प्लस y इज इक्वल टू 31, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9, ठीक है, ये 2 चीज हो गया क्लियर कट। एक बार वापस चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आप देखते हैं क्या आएगा हमारा अगला। अब इस दोनों इक्वेशन को हम एक के नीचे एक लिखेंगे। पहला इक्वेशन क्या है, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन इज
x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा इक्वेशन है हमारा x माइनस 4y इज इक्वल टू -9, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां पे देखोगे तो x और x के दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्व कर लो। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसके वजह से ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया। 31 प्लस 9 इज इक्वल टू 40, बीच में इक्वल y प्लस 4y इज इक्वल टू 5y। ठीक है, और ये x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब इसको करने की जरूरत नहीं। तो 5y इज इक्वल टू 40, देयरफॉर y इज इक्वल टू 40 अपॉन 5। तो y का वैल्यू मिल गया दोस्तों कितना, 40 अपॉन 5, 5 8 40, तो y इज इक्वल टू 8। y को मैंने क्या माना है दोस्तों, सविता का एज, तो यहां पे डायरेक्टली लिख दो कि सविता प्रेजेंट एज, सविता का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, 8 साल। 8 साल की है वो, प्रेजेंट एज पूछा है ना हम लोग को, फाइंड ईयर प्रेजेंट एज, सविता का निकल गया, 8 साल की है वो। ठीक है, अब अगला पार्टीशन करो यहां पे। ठीक है, थोड़ा सा और क्लोज करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगला y का वैल्यू निकल गया। अब उठा के हम लोग किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, तो x प्लस y का वैल्यू कितना है, 8 है ना, y का वैल्यू कितना आया है 8, तो y की जगह पे क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, इज इक्वल टू 31। तो x विल बी इक्वल टू 31 माइनस 8, तो x विल बी इक्वल टू 31 में से 8 माइनस करो तो कितना बचेगा, 23। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 23। अब मुझे x का वैल्यू क्या माना है मैंने, मनीष का एज माना है, तो देयरफॉर जो मनीष है, मनीष का जो एज है, प्रेजेंट एज लिखेंगे, मनीष का क्या लिखेंगे, प्रेजेंट जो एज है, बराबर जा रहे हैं ना, 31 माइनस 8 का कितना बचेगा, हाँ बराबर है, एज इज इक्वल टू 23 ईयर्स। कितना आ गया, 23 साल का है मनीष। ठीक है, मनीष कितने साल का है दोस्तों, 23 साल का है मनीष। ये सब चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है। तो सविता का एज 8 साल, मनीष का एज 23 साल। बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ना एज वाले, डरना तो बिल्कुल नहीं है, बिंदास लेना है, लेट करके मानना है और उसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। एक आखिरी क्वेश्चन, फिर ये पूरा प्रॉब्लम सेट खत्म हो जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं करा रहा हूं, तो जरूर से ध्यान से देखना। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये समझो। एक फैक्ट्री है, इसमें रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3। द टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720 रुपया। मतलब सैलरी की बात हो रही है यहाँ पे, सैलरी मतलब वेजेस होता है, फाइंड द डेली वेजेस। ठीक है, डेली वेजेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, दिहाड़ी। जैसे हम लोग, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं जो एक दिन में जाते हैं और वो उसी दिन पैसे कमा के आते हैं। मतलब आज मैं गया, कुछ मेहनत का काम किया, जैसे आपके घर में वो कंस्ट्रक्शन करने वाले आते हैं, वो लोड उठाने वाले आते हैं ना, आपके बिल्डिंग्स बनते रहते हैं, तो वो उसको बोलते हैं दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर मतलब एक दिन का सैलरी, सैलरी नहीं बोलते, एक दिन का वेजेस उनको मिल जाता है, उसको बोलते हैं दिहाड़ी मजदूरी। ठीक है ना, ठीक है, रोकड़ा बोलते हैं ना, रोकड़ा काम, ये होता है दिहाड़ी, वेजेस बोलते हैं। और सैलरी मतलब महीने के बाद मिलता है, उसको सैलरी बोलते हैं, दोनों में फर्क होता है। तो ये क्या है, फाइंड द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। तो सबसे पहले मैं मान लूंगा कि लेट द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वाले का मैंने मान लिया कि x होगा, x रुपीस होगा, और अनस्किल्ड वाले का मैंने मान लिया, अनस्किल्ड जो होगा उसका मैंने मान लिया y रुपीस होगा। ठीक है, स्किल्ड वाले का x होगा, अनस्किल्ड वाले का y होगा। तो सबसे पहले बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, मतलब हमारा जो पहला कंडीशन है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, समझो इसको ध्यान से। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो स्किल्ड और अनस्किल्ड का जो रेशियो है, मतलब x और y का, x अपॉन y का, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से लिखता हूं, x स्किल्ड है, y अनस्किल्ड है, तो ये x और y का जो रेशियो है, मतलब स्किल्ड और अनस्किल्ड का जो रेशियो, वो किसके बराबर है, 5:3 है। मतलब x अपॉन y इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय y इज 5y। इसको इधर लेके आ जाओ तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम, दोनों का सैलरी अगर हम ज्वाइन करें, प्लस करें, तो 720 रुपया है। मतलब हमारा सेकंड कंडीशन बनेगा, यहां से सेकंड कंडीशन क्या बनेगा, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बनेगा कि अगर हम हमारे स्किल्ड वर्कर का जो वेजेस है x और अनस्किल्ड वाले का जो वेजेस है y, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बनता है, 720 रुपया बनता है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर को निकालेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक के नीचे एक रखेंगे। ठीक है, ध्यान देना, इन दोनों को एक के नीचे एक लिखते हैं। क्या है पहला इक्वेशन, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 720 रुपया।
ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां पे अगर आप देखोगे इन दोनों में से कोई भी कोएफिशिएंट का जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा ना, इस x को ना यहां पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब ये पूरे को 3 से मल्टीप्लाई अगर कर देता हूं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, जिसके वजह से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो मतलब हमारा जो पहला इक्वेशन है वो तो सेम टू सेम रहेगा, कुछ चेंजेस किया गया हमने नहीं। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, इसको कोई चेंजेस हमने किया नहीं, ये इक्वेशन नंबर 1 वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन अगला जो है उसको चेंज किया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x इज 3x, प्लस है बीच में 3 मल्टीप्लाई बाय y इज 3y इज इक्वल टू 720 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना कर लो 3 0 0, 3 2 6, 3 7 21, 2160। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 एक नया इक्वेशन आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, लाइन खींच दो, क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे भी माइनस हो जाएगा, यहां पे भी माइनस, 2160 माइनस 0 मतलब माइनस 2160 ही रहेगा, करेक्ट है, समझ में आ रहा है, ओके। अब इज इक्वल टू आ जाएगा यहां पे माइनस 5y माइनस 3y, तो ये हो जाएगा माइनस 15y, ठीक है, माइनस सॉरी 15 नहीं, माफ करना, माइनस 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 8y, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और 3x और ये 3x कैंसिल हो गया, तो माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 2160, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू व्हाट, 2160 डिवाइडेड बाय 8। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 8 1 जा 8, क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 होगा, 5 बच रहा है 56, 8 7 जा 56 और ये 0 270, तो y का वैल्यू कितना आ गया 270। y को मैंने क्या माना है दोस्तों, देखो ध्यान से, y को मैंने क्या माना है, अनस्किल्ड का वेज, मतलब हमारा जो वैल्यू आया, ठीक है, हमारा यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग कि जो अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड वर्कर जो है उसका डेली वेजेस, उसका जो डेली वेजेस है वो कितना रुपया है, कितना रुपया है 270 रुपया। अनस्किल्ड वाले का कितना है 270 रुपया, ये हमने निकाल दिया। अब मुझे स्किल्ड वाले का भी निकालना है, मतलब x का वैल्यू भी निकालना है, y तो निकल गया, x का वैल्यू भी निकलना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डालूंगा, पुट y इज इक्वल टू 270 इन इक्वेशन नंबर, किसमें भी डाल लो, किसमें डालोगे, छोटा दिख रहा है 1, इसमें डाल देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा, 3x माइनस 5y है, y के जगह पे क्या लिखोगे, y के जगह पे 270 लिखोगे, लिख दिया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 270 करो, 5 0 0, 5 7 35, 3 कैरी, 5 2 10 13, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 1350 हो जाएगा, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 1350 होल डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 5 जा 15, 0 450 रुपया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 450, x का वैल्यू कितना आ गया 450 आ गया। x किसका वैल्यू है, x किसका वैल्यू है, x है स्किल्ड वाले का, तो देयरफॉर स्किल्ड वर्कर का जो वेजेस है वो कितना आ रहा है, इज इक्वल टू 450 रुपया, 450 रुपीज। मतलब एक दिन में जो स्किल्ड होगा, मतलब जिसको नॉलेज है, जिसको स्किल आता है कोई ना कोई चीज का, उसको एक दिन का पगार, एक दिन का वेज कितना मिलेगा 450 रुपया मिलेगा। और जो अनस्किल्ड है, मतलब कोई पढ़े लिखे नहीं होते, इनको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है, तो उसको कितना मिलेगा 270 रुपया मिलेगा। तो दोनों को मिलाओगे तो कितना होता है 720 होता है। तो ये हमारा आ गया आंसर फाइनली, और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कितना ईजी था, दिखने में हार्ड दिखता है लेकिन इजी है, दिमाग लगाओगे तो सब चीज इजी लगता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट, माफ करना, प्रॉब्लम सेट 1 होता है कंप्लीट। ऐसे ही हम लोग अगले चैप्टर या फिर और जो प्रॉब्लम सेट ज्योमेट्री के इसमें भी है, सब्जेक्ट में भी है, तो वो भी हम लोग फटाफट से